बस 2 मिनट में हम शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। जी, आवाज़ आ रही है। जी श्योर, शुरू करते हैं जी। मेरे ख्याल से वी शुड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अख्तर मलिक हेयर। आई एम अ पीएमएस ऑफिसर एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एसडीईओ पीरा, जो जिसकी आप सीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एकदम से क्विक जो है वो आप पीएमएस भी हो सकते हैं और आप एसडीओ पीरा भी। तो आप इंजॉय कर सकते हैं। खैर, बेसिकली आई होप कि आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। और मैंने बोर्ड की ब्लर की हुई है, वीडियो जान के ब्लर की हुई है, क्योंकि आज आप लोगों ने लिखना कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ बोलना है और आप लोगों ने सिर्फ सुनना है। ये डेमो क्लास है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम क्लास की तरफ जाएंगे। मैं इंडक्शन मेरी हुई थी 2022 में पीएमएस के अंदर, और तब से 2020-21 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 4-5 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। और अलहमद बोर्ड की मैंने पिक्चर खुद से ब्लर की हुई है। और इतने अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई 1400 प्लस सक्सेस स्टोरीज आपके सामने हैं, जिनके स्क्रीनशॉट्स मेरे पेज पे आपको मिल जाएंगे। हर एक बच्चे का स्क्रीनशॉट, उस ये तो नोन है, अननोन उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं सक्सेस स्टोरीज। तो पीरा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। पहली बात मैं आपको बताऊंगा हल्का सा कि पीरा बनाया क्यों गया है। उसके बाद मेरे ईओज और आईओज बहुत सारे स्टूडेंट्स एलोकेट हुए हैं पीरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी एसडीईओ सर्व कर रहा हूँ इस वक्त पीरा के अंदर। तो मैं उसकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बताऊंगा आप लोगों को, फिर बताऊंगा कि पीरा क्यों बनाई गई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये सीटें कब से कब तक फिल होंगी, इसका सिलेबस क्या है, और जो हम पढ़ेंगे उसका टाइम फ्रेम, ये सारा कुछ मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने आज सुनना है और जस्ट पढ़ना है। तो आई होप यू ऑल आर ऑडिबल। आई होप आई एम ऑडिबल, और आवाज़ मेरी क्लियर होगी। अच्छा जी, उसके बाद शुरू करते हैं कि पीरा बनाया क्यों गया था। पहली बात, 1 मिनट के अंदर मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। यार, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी होती थी, अगर आप अपने वालदैन से पूछें तो 1996 में ये अबॉलिश कर दी गई थी। पहले होता ये था कि एसी और डीसी के पास एफआईआर की डायरेक्ट पावर्स होती थी, और वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते थे, और पुलिस उनके डायरेक्ट मातहत होती थी। फिर 2002 में जब जनरल मुशर्रफ आया, उसने पुलिस ऑर्डर दिया 2002, और पुलिस को इंडिपेंडेंट करार दे दिया गया, और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी ब्यूरोक्रेसी से छीन ली गई मुकम्मल तौर पे 1996 के अंदर। अब जब ब्यूरोक्रेसी के पास असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी की तरफ, ये तहसील का चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर एसी होता है, और डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है, डिवीजन का कमिश्नर होता है। पंजाब में इस वक्त 41 डिस्ट्रिक्ट हैं। पंजाब में इस वक्त 41 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है जी, और साथ में, जी बच्चे, अच्छा ओके। मैं थोड़ी देर के लिए चैट जो है वो बंद कर रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको को उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है जी, अभी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से फुल हो गई है, 500 पे रुक गई है। उसके बाद जाके ये जिशान से कहें कि 500 प्लस हो गए, 500 से ऊपर जा नहीं रही, तो उसको कर दे जरा, जल्दी जल्दी कर ले। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी थी, इसको खत्म कर दिया गया था मुकम्मल तौर पे। अब एसी और डीसी के पास कोई टूल नहीं था जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट करवाए। उसके पास एक ही होता था, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ। ठीक है जी, और आरएफएस जिसको बोलते होते हैं। और वो पटवारी और वही कानून गो वही गिरदावर, जिनकी कोई रिट अब रही नहीं है। पटवारी की रिट
आके खत्म हो गई, क्योंकि ये जो एडीसी एडीएलआर का ऑफिस बन गया, एडीएलआर के ऑफिस बनने से फिर बहुत सारा सिस्टम खराब हुआ। फिर जमीनों का, जब ये गोरे ने बनाया था ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, तो इसने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें डीसी और एसी आते हैं और कमिश्नर्स आते हैं, दो ही मकसद थे, एक तो शहरों की खूबसूरती डेवलपमेंट, और तीसरा ये था कि रेवेन्यू। तो रेवेन्यू सारे का सारा पुलिस के पास चला गया, वो सारी एफआईआर वो कर रहे होते थे। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, बाज औकात जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी और डीपीओ की अच्छी नहीं बनती, या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसी और डीएसपी की आपस में नहीं बनती, वहां पे सफर कौन करती है, सफर गवर्नमेंट के फेयर्स करते हैं। तो इस चीज की नीड को देखते हुए करंट सीएम ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिसीजन लिया कि हमें एक नया इदारा बनाना चाहिए जो कि पीरा के नाम से हो, जिसमें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, जिसमें फोर्स भर्ती की जाए और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया। उसका एक पीरा एक्ट 17 अक्टूबर 2024 को बाकायदा तौर पे कानून की शक्ल में हमारे सामने आया, जिसमें 82 सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इनिशियली ये डिसाइड किया गया कि पुलिस से हम डेपुटेशन पे लेकर आएंगे सार्जेंट, सीनियर सार्जेंट और सब इंस्पेक्टर जो आईओज होते हैं। और साथ में पीरा ने अपनी भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, ईओज और आईओज की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की। और साथ में हम जो पीएमएस 11 का जो बैच था, हमारा जो बैच था पीएमएस 11 का, उनको उन्होंने 2 महीने की, हमारी महीने पता नहीं 2 महीने 4 हफ्तों की गालबन ट्रेनिंग हुई थी हमारी पैस कैंपस में सीएसएस के। और उसके बाद हमें फिर एसडीओ लगा दिया उन्होंने। इस वक्त पंजाब में 54 इन्फोर्समेंट स्टेशन बन चुके हुए हैं, बाकी बन रहे हैं। और ये भर्तियों का सिलसिला भी उसी एक सिलसिले की एक कड़ी है। अब मैं आता हूं कि जरूरत क्यों पेश है, ये तो अब आप लोग समझ गए हैं कि अब आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक अपनी फोर्स होगी पीरा के नाम से, जो कि एयरिंग अफसर उसका असिस्टेंट कमिश्नर होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उसका, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हेड जो है वो डीसी होगा। और इसी तरह से उसके बाद जो आपका आपका जो डीपीओ भी उस बोर्ड का मेंबर होना है। और कमिश्नर जो है वो हेयरिंग अफसर के अगेंस्ट एपलेट अथॉरिटी कमिश्नर है। अब ये पीरा एक्ट रेगुलेट किस तरह करता है, पीरा किस तरह रेगुलेट करती है, पीरा एक्ट के थ्रू करती है। उसके अलावा अभी हमारे पिछले हफ्ते ई एंड ये जो हमारे आप ओपीआर जो है, ऑपरेशन प्रोसीजर रूल्स, ये भी अभी इस्टेब्लिश हो गए हैं, पास हो गए हैं कैबिनेट से। इसमें फॉर्म्स भी दिए हुए हैं प्रॉपर की शक्ल में, और ये भी बताया गया पीरा फंक्शन कैसे करेगी। अब मैं आता हूँ एसडीओ करना क्या होता है, एसडीओ की पर्क्स प्रिविलेजेस क्या होती हैं, आप लोगों के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको आपके सिलेबस के ऊपर लेके जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि यार ये जो आपका एसडीओ होता है ना, इसका मतलब है सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अभी पीपीएससी ने ऐड दिया, 101 सीटों की रेगुलेशन चली गई, 22 साल से 35 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन आपके सामने है, बैचलर्स है। उसके अलावा जो ऑलरेडी जो लोग सर्व कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन भी उसके अंदर दी हुई है कि उन्होंने जो अथॉरिटीज या ऑटोनमस बॉडीज वगैरह होती हैं उन्हें वो नहीं देते नॉर्मली। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया होगा, क्राइटेरिया वगैरह। अब हम आते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस का क्या है। एक्सपेक्टेड सिलेबस इसके 3 एग्जाम्स, 3 पेपर लिए जाएंगे। ठीक है जी, मैं सिलेबस की तरफ बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बताऊं। आप एसडीओ के पास अब सुनिएगा कि इख्तियारात क्या क्या होंगे। एसडीओ के पास पहली बात, आपको एक जो पूरी तहसील होती है उस तहसील का इंचार्ज बना दिया जाएगा। एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा जो कि अभी बनना शुरू हो गए हैं, डीडब्ल्यूपी पीडब्ल्यूपी हो चुकी हुई है। और आपके पक्के जो परमानेंट स्टेशन थे वो भी बनना शुरू हो गए हैं। अभी टेम्परेरी बिल्डिंग्स, रेंटेड बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई करके उनके अंदर अपने दफातर बना लिए थे। ठीक है जी, 1 साल के अंदर अंदर हमारे वो स्टेशन भी बन जाएंगे। जब आप जब आप एसडीओ बन के जाएंगे, आपको सबसे पहले डबल केबन न्यू ब्रांड न्यू ऑटोमेटिक जो गाड़ियां हैं, ये आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहला एक होता है ना, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है कि आपने कहीं पे भी जाना है, मुश्किल हार्ड एरियाज के अंदर भी जाना है, तो आपके पास डबल केबन होगा, ब्रांड न्यू होगा। एसीयू के पास जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे उनके पास भी ऑटो गाड़ियां नहीं होती, मैनुअल हैं, तो आपके पास ऑटो होगी। दूसरी बात यह है कि यार एसडीओ के पास एफआईआर की डायरेक्ट आपके पास पावर होगी। ठीक है, जिस तरह एक तहसील के अंदर एएसपी होता है, आप बिल्कुल एएसपी के बराबर यहाँ पे एएसपी लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा। आप लोग जो है ना, जो पीरा के जो शेड्यूल लॉज हैं, 5 शेड्यूल लॉज हैं, जिसमें प्रिवेंशन एंड होर्डिंग एक्ट है, उसके बाद आपका प्राइस कंट्रोल एक्ट है, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज एक्ट है, उसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट है, टेनेंसी एक्ट है और लैंड रेवेन्यू एक्ट है। ये 5 शेड्यूल लॉज, इसके अलावा पब्लिक न्यूजेंस। इसके अलावा पब्लिक न्यूजेंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप ईपीओ डिक्लेयर कर सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन जो आपका जो ऑर्डर होता है वो भी जारी कर सकते हैं फौरी तौर पे। आप इमरजेंसी लगा सकते, ईपीओ लगा सकते हैं फौरी तौर पे किसी भी चीज़ को देखते हुए।
ठीक है, तो आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं। फिर पब्लिक न्यूजेंस बहुत बड़ी पावर है। कोई कार्य सरकार में मुदाखलत करता है, आप ठीक ठाक करके एफआईआर दे देते हैं। ठीक है जी, यानी कि रिट को इंश्योर करना होता है अपने गवर्नमेंट की। उसके अलावा इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। जिस तरह दुकान है, उनकी हदूद, उनका शटर है, उससे बाहर जितनी भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो थड़े हैं, पक्के घर हैं, उसके अलावा स्टेट लैंड जितनी भी है वो आपने रिट्रीव करवानी है। ठीक है, जो आपके पास एक पूरी फोर्स होगी। लाहौर के अंदर हर स्टेशन पे 55-55 लोगों की, 55 लोगों की फोर्स है। उसके अलावा रेजिडेंट इंजीनियर्स अलग हैं, 5 कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ आप खुद से भर्ती कर सकते हैं। ठीक है जी, वो जो आपका लोअर स्टाफ है। पीरा के अंदर कोई क्लर्क नहीं है, कोई किसी तरह के कोई माफियाज नहीं है। पीरा के अंदर रेजिडेंट इंजीनियर्स दो दे दिए पढ़े लिखे, जो सारा कंट्रोल रूम संभालेंगे, आपकी सारी जो ऑनलाइन जितनी भी मॉनिटरिंग होगी, सारी की सारी कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन। उसके अलावा जितनी भी आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग होगी, वो सारे के सारे आपके जो रेजिडेंट इंजीनियर्स होंगे, जो कि आईटी ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने मास्टर्स और बैचलर्स किया हुआ है, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर्स उनको कहते हैं, वो करेंगे। ठीक है जी, तो उसके अलावा आपके पास 55 बंदों की नफरी होगी। आपके नीचे कौन कौन लोग होंगे? आपके साथ प्रोसिक्यूटर होंगे, आपके आपके पास, जो कि आपके कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, आपकी जब आपने एफआईआर करनी होती है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको बंदे अरेस्ट करके गिरफ्तारी डाल के आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो सारा उन्हीं का काम है। या फिर आपका जो आईओ है वो आपके नीचे होंगे, BS 14 के पुलिस से लिए हुए हैं। जो पीरा आपने भर्ती करी है वो BS 11 के हैं। ठीक है जी, तो आपके नीचे वो भी होंगे। ठीक है जी, जिनको आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बोलते हैं। ईओस पीरा के वो 14 स्केल के हैं, वो भी आपके नीचे होंगे। चार चार हर स्टेशन पे उन्होंने दिए हुए हैं, कहीं पे 3, कहीं पे 4। तो 4 का मतलब बहुत होते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके पास 4-4, 3-3, 4-4 वो आ जाएंगे। फिर आपके पास जो छोटी तहसीलें हैं, उनके अंदर 40-40, 35-35 सार्जेंट्स हैं। ठीक है जी, और डिप्टी कमिश्नर चाहे तो अगर कहीं बड़ी जगह पे कब्जा छुड़वाना है, उधर ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के भी दो, जो कि 200-250 की नफरी बनती है, 200 की नफरी बनती है, 250 की बनती है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी सारी तहसीलों की नफरी एक जगह पे भेज सकता है। डीसी उस चीज का भी इख्तियार है। पीरा का जो एसडीओ होगा, उसको हेडक्वार्टर कंट्रोल भी करेगा, जो पीरा का हेडक्वार्टर है। और उसके साथ साथ जो जो आपका जो पीरा का जो एसडीओ है, उसको डीसी भी कंट्रोल करेगा। डिप्टी कमिश्नर जो भी मुतलका आपके होंगे, क्योंकि वो बोर्ड के चेयरमैन है, तो आपने उनकी विम्स एंड विशेस पे चलना है। और जो वो आपको बताएंगे कि ये आपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवानी है, आपने वैसी की वैसी इंप्लीमेंट करवानी है। आपको मीटिंग्स में बुलाएंगे, आपका एक्सपोजर अलग से बढ़ना है। रोजाना आप ये देखें कि एसडीओ के बगैर इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ की नहीं हो सकेगी। आप ये देख लें, कोई भी काम हो एसडीओ साहब आप करवाएं जी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज़ है। आप देखें, आप एक कितने बड़े, आपके पास अल्लाह ताला एकदम से आपको इख्तियारात वो दे देगा जिसकी लोग सोचते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें। अच्छा, ठीक है जी, उसके अलावा आप डीडीओ होंगे। डीडीओ क्या होता है? ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है। आपके पास गवर्नमेंट आपको बजट देती है। लेट्स सपोज 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के, जिस तरह बजट रिलीज होता है, उसके अंदर आपको आपको हर हर क्वार्टर का तकरीबन गवर्नमेंट जो है वो 50-50 लाख आपको, जो आपने जिसके बिल बनाने होते हैं या खर्चा करना होता है, वो आपको हर महीने के 15-20 लाख आपको बजट भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, गाड़ियां अलग दी हुई हैं आपको, 19-20-20, 30-30 बाइक्स दी हुई हैं। ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी सारा कुछ। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद आपके आपके पास सार्जेंट्स आएंगे। आप सार्जेंट्स को भी सजा दे सकते हैं, जो नए ईएनडी रूल बने हैं हमारे। हम पे वैसे पीडा अप्लाई होता है, लेकिन पुलिस पे ईएनडी होता है। तो ईएनडी जो है ना, वो उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने ईएनडी के अंदर अमेंडमेंट करवा ली है। फिर इसी तरह से आपके अपने लॉकअप्स होंगे, आप लोगों को अरेस्ट करेंगे, उधर डिटेन करके रखेंगे। जिस तरह प्रॉपर एक थाना होता है, आपने वैसे ही स्टेशन को, आपने वैसे ही उसके ऊपर रूल वो करना है, क्या कहते हैं उसको, आप सुपरवाइज करेंगे सारे का सारा थाने को, पूरी तहसील को। देखेंगे हर चीज़ एंटी इंक्रोचमेंट है, स्टेट लैंड पे कब्जा हुआ हुआ है। फिर आप, सबसे बड़ी बात, एक और बात, आप एसडीओ के अलावा आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी होंगे। यानी कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का आपको पता है ना, मैजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास 3 साल कैद, आप किसी को भी 3 साल सजा दे सकते हैं। जो वायलेटर्स होते हैं कानून के, जो बार बार वायलेशंस कर रहे होते हैं, फिर आपको फाइन करने की पावर है। एसडीओ के पास 1 लाख रुपए फाइन करने की पावर भी है। लेकिन बहैसियत जज, जब आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होंगे, तो आप ऑफिस में आप एसडीओ भी होंगे, आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी होंगे, आपके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स भी होंगी। आप सोचें आपके पास कितने बाइख्तियार होंगे। फिर आपका जो हेयरिंग ऑफिसर है वो आपका असिस्टेंट कमिश्नर है। आप, तो ये एक तो एसडीओ की मैंने आपको ओवरऑल हायरार्की बता दी, कि आपके नीचे 2 हेड कांस्टेबल होते हैं, 3-4 आईओज होते हैं, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 हैं, कहीं पे 4 ईओज होते हैं, कहीं पे 3 ईओज हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। और कहीं पे 35-40, कहीं पे 50
आपके पास सार्जेंट्स होंगे 50 या 52 सार्जेंट्स, जो जिनको आप कांस्टेबल बोलते होते हैं। जैसे लाहौर है, इसके अंदर 55 उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये तो ओवरऑल एक आपके पास इख्तियारात का दायरा कार आ गया। कहीं पे होर्डिंग हुई हुई है, जखीरा अंदोजी कहीं पे हुई है, आप जाके छापा मारें, फौरी तौर पे उसको रोकें, फौरी तौर पे उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लें। तो आप वसी इख्तियारात हैं, अल्लाह ताला एकदम से आपको अपलिफ्ट करके, आप देखें वही पीएमएस ऑफिसर्स, हम लोग एसडीओज लगे हुए हैं, आप लोग को बगैर पीएमएस के आप डायरेक्ट आके एसडीओज लग जाएंगे, तो कितनी बड़ी बात है। यू पीपल विल बी लकी। मैं तो ये समझता हूँ जो जो भी भर्ती होंगे इंशाल्लाह, बहुत आप लोग भर्ती हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत जब करेंगे तो। उसके बाद मैं आता हूँ सिलेबस की तरफ। पीरा का जो बेसिकली सिलेबस है, अब आपको समझ लग गई होगी कि एसडीओ करता क्या है। आपने मार्केटों में रोज निकलना है, आपने पेट्रोलिंग भी करवानी है, आपने जनाब टेम्परेरी इंक्रोचमेंट नोटिस देने हैं 3 3 दिन के, उसके बाद फौरन आपने तिया पांचा कर देना है, जनाब करें आप बुला रहे हैं, आप ये बुला रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं मैसिव। तो आपकी से भी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे, नेक नियति से काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, वो आपकी से उधर होगी, आपका एक नाम भी होगा। फिर इसका स्ट्रक्चर है, फिर इन्होंने 19 ग्रेड तक आप लोगों ने जाना है, यानी कि 16वें ग्रेड से फिर 17वें ग्रेड में आप जाएंगे, फिर 18वें में जाएंगे, फिर 19वें में जाएंगे। आप पीएमएस में इंडक्शन नहीं हो सकेगी आपकी, लेकिन आपके जो आपके जो प्रमोशन रूल्स हैं, आप उनको पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितनी अच्छी खासी आपके पास पावर्स होंगी पीरा के अंदर। ठीक है जी। तो ये बातें आप देखें। उसके बाद इसी तरह से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम पीरा के सिलेबस की तरफ जाते हैं। पीरा का सिलेबस क्या क्या है, पीरा के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ यही है। ठीक है जी, वो यही है कि 3 पेपर्स नॉर्मली होंगे पीरा के अंदर। और 3 पेपर्स किस किस चीज़ के होंगे, 3 पेपर्स के अंदर एक आपका होगा सबसे पहले जीके का। जीके जो है वो आपका स्क्रीनिंग के तौर पे लिया जाएगा। जो जीके है वो स्क्रीनिंग के तौर पे लिया जाएगा। अब स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, स्क्रीनिंग का मतलब जिस तरह सीएसएस के अंदर आप एमपीटी लेते हैं, होगा इसी पैटर्न पे, लेकिन जीके का भी चीज़ें ऐड होंगी। जीके का जो स्कोर है आपका वो ऐड होगा, जो आपके फाइनल स्कोर होगा। टोटल काउंट 3 पेपर्स होंगे, 100 100 नंबर के 3 पेपर्स होंगे। जीके जनरल नॉलेज जिसमें 10 सब्जेक्ट होंगे, मेजॉरिटी कंप्यूटर का पोर्शन होगा, पाकिस्तान अफेयर का होगा, एवरीडे साइंस का होगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये आपका जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समझें कि कंप्यूटर का पोर्शन उसमें ज़्यादा होगा, उसमें करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, और एवरीडे साइंस का पोर्शन भी ज़्यादा होगा। बाकी जो है उर्दू इस्लामियात, इसका पोर्शन थोड़ा थोड़ा कम होगा, और मैथ्स का भी पोर्शन होगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, इसी तरह से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये तो जीके का पेपर है, सबसे पहले ये लेंगे जो लोग इसको पास करेंगे। अगले जो 2 पेपर हैं वो यही लोग जो इसको क्वालिफाई करेंगे वही ले सकेंगे। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 40% होगा या 50% होगा या 60% होगा, ये भी डिसाइड होके आपको चंद दिनों में आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली यही होता है कि कम कम स्कोरिंग वाला 40 50 वाले को रख दिया जाता है, नॉर्मली ये होता है। और उसके बाद जो लोग वो पास कर जाते हैं, उसके बाद उनको फिर अगले जो 2 पेपर्स होंगे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इट इज़ नॉट डिसाइडेड येट, मैं फिर से कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरे पेपर दो, एक इंग्लिश ऐसे का पेपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, 100 नंबर का। उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस किस तरीके से ऐसे पढ़ाऊंगा। एक्सपोजिटरी को किस तरीके से हम पढ़ेंगे, आर्गुमेंटेटिव को हम किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है जी, और ऐसे होता क्या है, ऐसे को पढ़ाया किस तरह से जाता है, क्योंकि मैंने तहसीलदार के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है ऐसे। और तहसीलदार के पेपर का फीडबैक मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो आप वो पढ़ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पढ़ाया और जो टेस्ट लिए वहाँ से पेपर आपका तकरीबन 70 to 80% पेपर्स आपका उधर से वो चीज़ें आई हैं पेपर के अंदर। ठीक है जी, और ये स्टूडेंट्स का फीडबैक है, ये मेरा फीडबैक नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अब हम आगे की तरफ मैं आपको बताऊँ। ये जो ऐसे होता है, ये 100 नंबर का ऐसे आपके पास आ जाएगा। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसे किस किस तरह का पढ़ाऊंगा और ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। उसके बाद यार अगली चीज़ है, तीसरा पेपर है पीरा एक्ट। और पीरा एक्ट में 5 शेड्यूल लॉज दिए हुए हैं, आप खोलें पीरा का एक्ट, उसमें 82 उसके टोटल सेक्शन है। इतना छोटू सा एक्ट है, बिल्कुल छोटू सा पीरा एक्ट है। ये 2024 का पीरा एक्ट। ठीक है जी, और उसके बाद 82 उसमें सेक्शंस हैं, उसमें पहले बताया हुआ है। इसको भी मैं पढ़ा दूंगा सेक्शन बाय सेक्शन, मैं आपको एक एक सेक्शन पढ़ाऊंगा कि पीरा के एक सेक्शन 1 क्या कहता है, फिर 1 का आगे सब सेक्शन क्या कहते हैं, फिर 2 क्या कहता है, 2 के सब सेक्शन, फिर 3 के सब सेक्शन। मैं इसी तरीके से पढ़ाता होता हूँ। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आपके क्वेश्चंस मैं आपके एंड पे डील करूंगा। इसी तरह से जो आपके जो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट पीरा से किस तरह से लिंक्ड है, अब आप इसको लिंकेज कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने ज़मीन छुड़वानी है, कोई आपके पास साइल आ जाता है, जी मेरी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, उसका क्या करेंगे।
इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसका कब्जा किस तरीके से छुड़वाएंगे, या आप खोलें आपका, आपको आप पढ़ सकेंगे कि यार जो सेक्शन 37 है वहाँ से आप, उन्होंने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को मना किया हुआ है, इंक्रोचमेंट को मना किया हुआ है, फिर 38, फिर 39, फिर 40, सेक्शन 40 के अंदर नोटिस दिए जाते हैं। ठीक है जी, और डिटरमिन कौन करेगा कि किसकी ज़मीन है? आपके पास तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप एसी ऑफिस से उनको रेफर करेंगे, एसी ऑफिस वाले आपको कहेंगे, वो सेक्शन 117 के तहत जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का है, डिमार्केशन होगी, डिमार्केशन नायब तहसीलदार तहसीलदार जाके करवाएगा, वो एसी को रिपोर्ट करेगा, एसी आपको कहेगा यार जाके जरा इसका कब्जा शब्जा छुड़वा दें। ठीक है जी, तो आप फिर जाएंगे वहाँ पे अपनी फोर्स के साथ, और जिसका जो भी है रेवेन्यू फील्ड स्टाफ के साथ जाके उसका कब्जा छुड़वा देंगे। तो दिस इज हाउ योर लैंड रेवेन्यू एक्ट इज रेलिवेंट विद द पीरा एक्ट। इसी तरह से जो एक्विजिशन एक्ट है वो भी ऐसा ही है, टेनेंसी एक्ट वो भी ऐसा ही है। टेनेंट्स के सब ज़्यादा इश्यूज आते हैं, पुलिस के पास चले जाएं तो 90% लोगों का मसला ही ज़मीन से रिलेटेड होता है, वो अब आपके पास सारे का सारा आप लोग को आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी रिस्टोर एक्सपेक्टेड यही है कि होने जा रही है। अगर वो हो गई तो मजीद एसी और डीसी के ऑफिस स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोग तो एसी डीसी की टीम है, आप लोगों के पास यू विल बी मच मोर एम्पावर्ड। फिर आप लॉज और रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से करवाएंगे। एम्पावर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स मौजूद होने चाहिए। वो क्या है टूल्स? वो लॉ के पास लॉ होता है टूल। ठीक है जी। अच्छा, आप लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। इसी तरह से इलीगल जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो इलीगल कोई पेट्रोल सेल कर रहा है, इलीगल किसी चीज़ के जखीरे लगे हुए हैं, किसी ने कोई बिजनेस, आपका हर बिजनेसमैन, हर रेस्टोरेंट, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, हर स्ट्रीट, हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर शॉप, हर स्ट्रीट, हर ये जो आपके बाजार हैं, रोड हैं, मंडियां हैं, आपका सारा पाला इनसे पड़ना है। जो जनरल पब्लिक है, मैरिज हॉल्स, एवरीथिंग, हर चीज उसके अंदर आपकी कवर हो जाएगी। तो देखिए आपके पास कितनी पावर्स आपके पास होंगी, जो आप जाके लॉ को इन्फोर्स करवाएंगे, आप लोगों के लिए रास्ते क्लियर करवाएंगे, आप बाजारें क्लियर, तो दो लोग आपको दुआएं देंगे। तो पीरा एक्ट के अंदर जो उसका सिलेबस, जो थर्ड पेपर एक्सपेक्टेड है उसके अंदर पीरा एक्ट होगा। 5 उसके शेड्यूल लॉज हैं। कौन कौन से हैं? पीरा एक्ट के एंड पे दिए हुए हैं, आप पीरा एक्ट खोले ना, मैंने ग्रुप में भी डाल भी दूंगा स्टूडेंट्स को। पीरा एक्ट के एंड पे 5 शेड्यूल लॉज दिए हुए हैं, जिसमें टेनेंसी एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके बाद आपका होर्डिंग एक्ट है, उसके बाद आपका प्राइस कंट्रोल एक्ट है। ठीक है जी, और लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो ये 5 आपके उसमें मौजूद हैं एक्ट। एक बात हो गई। ठीक है जी, 5 एक्ट हो गए। उसके बाद इसमें और क्या सिलेबस एक्सपेक्टेड है? जो आपका थर्ड पेपर है उसमें एक और चीज़ एक्सपेक्टेड है, और वो है पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी, जीपीपी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जिसको जीपीपी बोलते हैं, उसका थोड़ा सा सिलेबस इसी शेड्यूल लॉज वाले पेपर में आएगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बताता हूँ कि वो उसका क्या क्या चीज़ें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जीपीपी भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको पीरा एक्ट के शेड्यूल लॉज 1 बाय 1 सेक्शन, तमाम ये जो एक्ट दिए हुए हैं, जितने भी एक्ट हैं, ये सारे के सारे मैं सेक्शन बाय सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जो जीके है, जीके को मुझसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, रिजल्ट हमारा सबसे टॉप पे है। हम तो क्लेम नहीं करते, लेकिन रिजल्ट्स बोलते हैं ना, आपके सामने रिजल्ट्स। तो ये बातें हो गई। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा सिलेबस। मैंने आपको एसडीओ की पावर्स भी बता दी हैं। एसडीओ कहीं पे जाके मौके पे किसी भी चीज़ के अंदर जाके विजिट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, एफआईआर दे सकता है, सीज कर सकता है, सर्च कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, किसी कंप्लेंट पे खुद जा सकता है। ठीक है, उसको रिजॉल्व करवा सकता है। किसी चीज़ की कोई चीज़ है तो उसको कन्फेस्केट कर सकता है। ठीक है, जब्त कर सकता है। ठीक है जी, तो बड़ा 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 कुछ है आपके पास, एक वसी स्कोप आने वाला है पीरा के, जो ये बहुत मजबूत डिपार्टमेंट। एक टाइम आएगा जब लोग जो है ना सीधा पीरा पीरा करेंगे। अभी भी न्यूजेंस पब्लिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने मैसिव ऑपरेशंस किए हैं लाहौर के अंदर, के हमने इंक्रोचमेंट जो करके बैठे हुए थे अब वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि उनके उनके उनको उनके वो जो 70 साल से चुपचाप बैठे हुए थे, कोई पूछने वाले नहीं था, अब हम जाके हाथ डाला है तो अब फीडबैक नेगेटिव ज़रा जनरेट हुआ है उनकी तरफ से। ठीक है, लेकिन 90% अवाम आपको दुआएं भी देती है। खैर, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हमारा फॉर्मल सेशन शुरू होगा। अब से जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या क्या।
यार सबसे पहले मैं ऐसे के ऊपर भी आऊंगा, फिर सबसे पहले मैं जीके डिस्कस करूंगा, जीके के 10 सब्जेक्ट मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। अभी आपने सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। आज कल से आप लोगों की पहली क्लास हुई तो कल से आपने लिखना है। आज सुनना है। 60 डेज का मैंने सेशन इसलिए रखा है क्योंकि ये जो हम तो जाहिर सी बात है, हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि इसी तरह से जो हमें ये पेपर है बड़ी जल्दी होने वाला है। यानी कि अगर एडवर्टीजमेंट अब आ गई है तो उसके कुछ दिनों बाद पेपर हो जाएगा, और उसके बाद पेपर चेक चेक भी हो जाएंगे, और उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। फिर 2 महीने के बाद फौरन, 2.5 महीने के बाद जो है वो आपकी ट्रेनिंग भी, रिजल्ट्स भी, पेपर हो जाएगा, उसके बाद फौरन रिजल्ट, और फौरन देयर एंड देन। और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस आप ये देखें कि अभी अगस्त है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले पहले आप लोग एकेडमी के अंदर होंगे, यानी कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे जो एसडीओज हैं। अब मैं आगे की तरफ आता हूँ। यानी कि इतना क्विक क्विक आपको सीएसएस की तरह या पीएमएस की तरह सालों सालों वेट नहीं करना पड़ेगा। 2-2 साल की, 1.5-1.5 साल की, साल साल की यूटीशिप नहीं गुजारनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें जो लोग इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसके बाद आगे की तरफ मैं चलता हूँ। जीके किस तरह से कवर होगा? यार जो जीके है ना, उसको सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें जीके में, इसमें ज्योग्राफी भी एक्सपेक्टेड है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में होगा क्या क्या? आप लोग सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है आज। अगर मैं आपको ज्योग्राफी जीके पढ़ाने लगा हूँ, सबसे पहले जनरल नॉलेज, उसके बाद फिर मैं ये जब जब जीके के मैं 10 सब्जेक्ट डिस्कस अभी कर लूंगा, फिर मैं जाऊंगा आपको ऐसे की तरफ। ऐसे के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पब्लिक एड के बाद फिर मैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की तरफ लेके आ जाऊंगा, फिर शेड्यूल लॉज एंड पे मैं डिस्कस करूंगा। तो मुझे कोई एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाएगा आज यहाँ पे। एक घंटा 10-15-20 मिनट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यार ये जो आपका जीके है, ये किस तरीके से मैं कवर करवाऊंगा। जनरल नॉलेज के अंदर मैं 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाता होता हूँ। कौन कौन से? सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद इंडो पाक हिस्ट्री है, फिर पाकिस्तान अफेयर्स, फिर करंट अफेयर्स, फिर एवरीडे साइंस जिसको बोलते हैं आप ईडीएस, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर कंप्यूटर साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है मैथ्स। ठीक है जी। और फिर इस्लामियात। तो ये फिर ये सारे के सारे जो 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं, इनको हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। भाई ये 500 पे जाके रुक गई है, इसको 1000 पे कर दें प्लीज, जूम को अपडेट कर दें। मैं जरा ना क्लास में हूँ, हम उससे बात कर लें, मैडम मीना से। ओके भाई। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो लेट्स सपोज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या होता है? ज्योग्राफी, पहले तो मैं आपको बेसिक्स ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है आपकी कि यार आपने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आपने सबसे पहले शुरू करना है। मैं तो शुरू करता हूँ आपकी अर्थ से। अर्थ के अंदर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, फिर प्राइम मेरिडियन लाइन, उस पर कितने मुल्क हैं, इक्वेटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, लैटिट्यूड क्या होती है, जीएमटी क्या होता है, जीएमटी से हमारा 5 घंटे टाइम आगे की क्यों है, वो सारा कुछ डिस्कस करके उसके बाद जितने भी आपके जोन्स हैं वो पढ़ा के, फिर टाइम जोन्स वो पढ़ा के, ये सारा पढ़ा के, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर दुनिया के जो आइलैंड्स हैं, सारे के सारे आइलैंड्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेजोरिटी जो आप पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड आते हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े सारे, किस मुल्क में कितने ज़्यादा हैं, कौन से कितने नंबर पे है, पहले कम से कम 10-15 आइलैंड्स फेमस फेमस, फिर उनकी डिटेल आइलैंड्स की, वो सारा कुछ। फिर इसी तरह से आइलैंड पढ़ा के, फिर बे, गल्फ, बाइट, क्रीक, स्ट्रीट, स्ट्रेट्स, ठीक है, ये पढ़ा के, फिर माउंटेन्स, फिर रिवर्स, फिर डेजर्ट्स, फिर उसके बाद आपके ओशंस, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं ये पासेस, और उसके बाद डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, वो पढ़ा के, उसके बाद रेनफॉल के जो जहाँ पे रीजन्स हैं वो पढ़ा के, उसके बाद दुनिया की जितनी भी फेमस लेक्स हैं वो पढ़ा के, उसके बाद फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स, ये सारे पढ़ा पढ़ो के ये दुनिया की वर्ल्ड ज्योग्राफी बन जाती है। इसमें पूरी दुनिया के डेजर्ट्स, रिवर्स, सब सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। मैं पूरी दुनिया की माउंटेन्स, छोटी बड़ी, हर रीजन की माउंटेन्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स की। तो ये ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी ये पढ़ा के, उसके बाद बेसिक्स के बाद फिर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे लेके चलूंगा। वर्ल्ड मैप दुनिया के 193 कंट्रीज हैं जो कि यूएन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अभी जिनको यूएन के अंदर वो चीज़ हासिल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक सेकेंड भाई। हाँ, अब हो गए, अब हो गए, अब हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके 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 ओके। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अ, एक सेकेंड।
उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो हमारा ये बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आइलैंड, बे, गल्फ, वाइड, क्रीक, स्ट्रेट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, लेक्स, ओशन, सारा कुछ पढ़ा के पूरी दुनिया के आप लोग फील भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, और आप यूं पढ़ लेंगे विद मैप, विद प्रॉपर उसकी ज्योग्राफी। वो पढ़ के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा वर्ल्ड मैप की तरफ। मैं हर कॉन्टिनेंट की पहले आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि एशिया है तो उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, यूरोप है तो उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, यानी कि यूरोप के अंदर मैग्ना कार्टा से शुरू करा के रेनेसां, उसके बाद फिर आपकी इनलाइटनमेंट का पीरियड है, फिर उसके बाद जो रेवोल्यूशंस आई हैं वो सारी की सारी पढ़ा के, फिर उसके बाद ईयू, फिर वर्ल्ड वार वन टू, ये सारी हिस्ट्री पढ़ा के उसके बाद फिर उसकी ज्योग्राफी। एशिया है, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे कंट्रीज मैं एशिया को डिवाइड करूंगा, और उसमें साउथ एशिया, फिर ईस्ट एशिया, फिर साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है, फिर ठीक है सेंट्रल एशिया उसके अंदर क्या क्या है, ये सारे के सारे जितना भी है नॉर्थ ईस्ट, ये सारे का सारा मैं आपको पूरे का पूरा एशिया का एक एक पार्ट एशिया का पढ़ाऊंगा खोल के, ठीक है जी, पूरे मैप के अंदर। और हर मुल्क की हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के अंदर उस मुल्क की ज्योग्राफी, लेट सपोज मैं आपको चाइना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको चाइना के बारे में क्या क्या बताऊंगा ज्योग्राफी के अंदर। सबसे पहले चाइना का मैप डिस्कस होगा, फिर चाइना ने कब इंडिपेंडेंस ली, उसके पीछे कौन कौन थे लीडर्स, चाइना के कौन कौन थे, कब ली, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह की वर्किंग होती है पॉलिटिकल सिस्टम में, फिर उनका पार्लियामेंट है तो उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट उनकी किस तरह से काम करती है, इस मुल्क का करंट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग कौन कौन हैं, ये कितने कितने जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसका मेंबर है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, चाइना के अंदर कितने रिवर्स हैं, कितने डैम्स हैं, कितने ओशंस हैं, कितने ड्राई पोर्ट्स हैं, कितने सी पोर्ट्स हैं, चाइना की सीक्रेट एजेंसीज कौन सी हैं, चाइना की करेंसी कौन सी है, चाइना की जो आप कह लें कि पूरी डैम्स डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, चाइना के साथ सीज कितने लगते हैं, ओशंस कितने हैं, रिवर्स कितने लगते हैं, ठीक है जी, कहाँ कहाँ पे किस किस का डिस्प्यूट्स है, चाइना के अंदर आइलैंड्स का क्या इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है जी, ये सारा कुछ पढ़ा पढ़ू के उसके बाद फिर चाइना की जो एयरलाइंस हो गई वो सारी की सारी वो पढ़ा के, यानी कि जितनी भी चाइना की जो ज्योग्राफी बनती है ना, और जितनी भी बनती है उसके बॉर्डर्स कितने मुल्कों के साथ लगते हैं, उसके आसपास में कौन कौन लोग हैं, ठीक है जी, और ये उसको फिर सी पैक के साथ लिंक करना, फिर ओबोर के साथ लिंक करना, फिर चाइना के अंदर दुनिया में सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें थी जो चाइना के अंदर बनाई गई और चाइना के अंदर डिस्कवर हुई, फिर दुनिया के अंदर ऐसी कोई 50 चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा जो चाइना ने सबसे पहले चीज़ें बनाना शुरू की, जैसे दुनिया में करेंसी का कंसेप्ट ही नहीं था, करेंसी पेपर का, तो ये सबसे पहले चाइना की इजाद है, आपको मेजोरिटी को नहीं पता होता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा चाइना की ज्योग्राफी के अंदर। तो ये सिर्फ एक चाइना होगा, उस करंट पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है, रेवोल्यूशंस किस तरीके से आई, चाइना का ग्रोथ रेट क्या है, चाइना की इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये सारा कुछ चाइना के अंदर ये 6D टेक्नोलॉजी की क्या रेस चल रही है, फिर चाइना के अलाइंसेस, ये सारा कुछ ना एक एक मुल्क की, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जो खुद जो CSS PMS किया हुआ है, जिसका खुद पीरा का एक्सपीरियंस है, जो खुद SDO है, जो खुद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशंस कर रहा है, और उसको मतलब चीज़ें क्लैरिटी के साथ उसको आइडिया हैं, तो आपको वही सारी क्लैरिटी और वही सारा ब्रेन और वही सारा कुछ आपको 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 मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से ये हो गई आपकी ज्योग्राफी, यानी कि सिर्फ एशिया की मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, एशिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब की सब पढ़ा के, उसके बाद चाइना की जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक्स हैं, वो भी उसी के अंदर डिस्कस कर लूंगा, जितने भी फेमस प्लेयर्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, चाइना की स्ट्रीट्स तक मैं आपको पढ़ा दूंगा जो फेमस फेमस हैं, ठीक है जी। फिर चाइना से जो इवेंट्स, जिस तरह ये जो वुहान से जो आपका जो कोरोना है ये सबसे पहले शुरू हुआ था, इसकी हिस्ट्री, ऐसी ऐसी चीज़ें चाइना की हम पढ़ेंगे जो आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में ना पढ़ी हों, ठीक है जी। तो ये इस तरह की ना एक एक मुल्क की ज्योग्राफी, एक एक मुल्क की हिस्ट्री, तो लेक्चर हमारे थोड़े से लंबे होंगे, दो दो ढाई ढाई घंटे के लेक्चर्स होंगे, दो दो घंटे के मैं कोशिश करूंगा रखूं। 60 डेज मैंने रखे हैं, लेकिन इसको 60 to 70 डेज तक का सेशन ये होगा इंशाल्लाह, और इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स में आपको मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी खुद घर बैठ के चीज़ें खुद से भी देखें, ठीक है। जिस चीज़ की नहीं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी एक्सेसिबिलिटी होगी, सारा कुछ आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसी तरह से फिर हम यूरोप की तरफ जाएंगे, यूरोप का मैं मैप बनाऊंगा पूरे के पूरे यूरोप का, फिर ऊपर से शुरू करूंगा नॉर्डिक कंट्री से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ से शुरू करके नीचे डेनमार्क, फिर ईस्टर्न ईस्ट से ईस्ट यूरोप से शुरू करूंगा तो ऊपर से एस्टोनिया, फिर लातविया, लिथुआनिया, रशिया, बेलारूसिया, यहाँ से फिर यूक्रेन, और फिर नीचे ये टर्की शर्की, ये सारे मुल्क पढ़ा के फिर इसको सेंट्रल की तरफ लेके जाऊंगा, फिर आपको वेस्ट यूरोप की तरफ घुमाऊंगा, फिर आपको साउथ यूरोप में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरा यूरोप है। वेस्ट इज कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड, ईस्टर्न यूरोप इज नॉट दैट मच डेवलप्ड,
ठीक है जी, ये इसकी क्या जंग है, इसकी क्या हिस्ट्री है, फिर यूरोप का पूरे हिस्ट्री, ये सारा कुछ मैं आपको इसी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा दूंगा। हर मुल्क की वही डिटेल जो मैं आपको चाइना की बताई, कि मैं चाइना की क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा, वही चीज़ें तमाम मुल्कों की आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप नॉर्वे को पढ़ रहे हैं, अब नॉर्वे सबसे ऊपर है, नॉर्वे को नॉर्डिक क्यों कहा जाता है? ठीक है जी, इसी तरह से नॉर्वे की खुसूसियात क्या क्या हैं, नॉर्वे का लिटरेसी रेट कितना है, नॉर्वे के अंदर कौन से सिस्टम्स मजबूत हैं, वहाँ पे वहाँ पे टैक्स रेशो कितनी है, वहाँ पे ड्राई पोर्ट्स सी पोर्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, वहाँ पे एयरलाइंस का नाम क्या है, करेंसी का नाम क्या है, सीक्रेट एजेंसी नॉर्वे कौन कौन सी, उसका बॉर्डर कितने मुल्कों के साथ लगता है, अगर कोई वहाँ पे डैम्स हैं, बिजली बनाने का क्या तरीका कार है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो उसको, ये सारा कुछ ना, उसकी हिस्ट्री, उसकी टोपोग्राफी सारी की सारी, वो ज्योग्राफी के साथ लिंक करके वो कौन से ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह ये पढ़ा दूंगा। फिर उसके प्रेसिडेंट्स हैं, उसके वहाँ पे उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये उसकी सारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम और ज्योग्राफी सारी की सारी पढ़ लेंगे। इसी तरीके से ये पूरा आप यूरोप को मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर इस यूरोप पढ़ाने के बाद मैं आपको अमेरिका लेके जाऊंगा, अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें अमेरिका की इंडिपेंडेंस, जो अमेरिका ने बेसिकली ये जो यूके से आज़ादी हासिल की थी, और उससे पहले यूके से पहले जो डच थे, फ्रेंच थे, और ये पुर्तगीज वहाँ पे थे, उनसे किस तरीके से इन्होंने लड़ाई की। फिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका किस तरीके से आज़ाद हुआ, अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो तब से अब तक क्यों कायम है, फेडरेट्स कॉन्फिडरेट्स की जंग क्या थी शुरू के अंदर, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर ये जो आपका इस वक्त का जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, इस वक्त के तमाम प्रेसिडेंट्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई नहीं पढ़ाता जीके में, ना किसी को पता होता है। उनके फेमस इवेंट्स जैसे टी पार्टी है वो कब हुई थी, पेपर में आज आप क्या बताएंगे? ठीक है, वो आप आपसे पूछ रहे रिपब्लिकन जो है, इनका ये इलेक्शन का जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, इलेक्टोरेट, ये जो इलेक्शन का सिंबल है, आप क्या बता सकें? आपको ये पूछ ले कि जी वहाँ पे बताएं फिलिबस्टरिंग क्या होती है, यूएस के अंदर, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर आर्टिकल्स कितने हैं, तो आपको नहीं पता। जब तक आप यूएस की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जब तक आप यूएस की ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जब तक आप यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि मैंने आपको ये सारे का सारा पॉलिटिकल सिस्टम और हिस्ट्री पढ़ा के फिर मैं ज्योग्राफी की तरफ लेके जाऊंगा। यूरोप की फिफ्थ, ये जो अमेरिका है यूएसए, उसकी 50 स्टेट्स, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप के, ऊपर नॉर्थ अफ्रीका, नीचे साउथ अफ्रीका, उसका मैप बना के बीच में सेंट्रल अमेरिका को भी डिस्कस करूंगा, और उनकी एक एक स्टेट को की तरफ जाएंगे। अमेरिका ऊपर कनाडा, कनाडा को डिस्कस करके, अलास्का को डिस्कस करके, फिर अमेरिका को ये पूरा ये डिस्कस करके, और ये इंशाल्लाह सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तमाम अमेरिका की हिस्ट्री, उसकी उसकी जितनी भी ये आपकी लेक्स हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर डैम्स, रिवर्स, इवन न्यूक्लियर प्लांट्स तक, इवन फेमस रोड्स, इवन आपकी जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, कोई टेरिटरीज हैं, कोई उन्होंने फौजें बिठाई हुई हैं वहाँ पे, पूरा उनका पॉलिटिकल सिस्टम, एफबीआई क्या करती है, सीआईए का क्या करती है वहाँ पे। ठीक है जी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम काम किस तरह से करता है, सेनेट में कितने लोग हैं, उसके बाद हाउस ऑफ, जो आपका जो एचओआर है उसके अंदर कितने हैं। ठीक है जी, तो ये यूके का भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ क्या कहते हैं उसको, लॉर्ड्स, तो उसके अंदर ये सारा कुछ पढ़ा के, इसी तरह से अपर हाउस, लोअर हाउस, ये पॉलिटिकल सिस्टम सारे का सारा, और ईच एंड एवरीथिंग सारा को डिस्कस करके, पॉलिटिकल सिस्टम ज्योग्राफी डिस्कस करके, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अफ्रीका की तरफ, ये अफ्रीका पढ़ा के फिर ओशियाना, और फिर अंटार्कटिका। ये सारी की सारी ज्योग्राफी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ एक ज्योग्राफी है, और इस पे तकरीबन 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 18 लेक्चर्स होंगे ज्योग्राफी के। ठीक है ना, 18 लेक्चर्स, शायद 18 से थोड़े कम हो। मैं इसको स्क्वीज करके 12-13 तक लेके जाऊंगा, ताकि हम इसको मैक्सिमम जल्दी जल्दी पढ़ लें, आपको बाकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी इसकी। उसके बाद फिर मैं आपको ये सारा कुछ पढ़ा के फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इंडो पाक हिस्ट्री पे। अब इंडो पाक हिस्ट्री में हम नॉन हिस्ट्री जो दुनिया जानती है हम वहाँ से शुरू करेंगे। अब नॉन हिस्ट्री क्या है? नॉन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं यार, सुमेरियन सिविलाइजेशन से काम शुरू होता है। सुमेरियन के बाद ग्रीक्स थे, उनको उनको हम पढ़ेंगे, उनकी किस तरीके से काम करती रही सिविलाइजेशन। उसके बाद पकड़ेंगे, और ये जो आपकी मेसोपोटामिया, इसको पकड़ लेंगे, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसी को पकड़ लेंगे। ठीक है, वो पढ़ पुढ़ के फिर इसके बाद सेंट्रल एशिया के अंदर आ जाएंगे। फिर अब साउथ एशिया के अंदर इंडस वैली थी, इसको हम पढ़ेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। फिर जो यूरोप था, यूरोप के अंदर पैरेलल एम्पायर, रोमन एम्पायर, वो कैसे बनी, बाद में बैजेंटाइन में कैसे कन्वर्ट हुई, वो किस किस तरीके से चली। फिर उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है, इस्लामिक हिस्ट्री किस किस तरीके से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके
उबैदुल्ला बदील से शुरू होके, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होके, फिर यहाँ पे गजनवी आए 977 के अंदर। गजनवियों के बाद गौरी आए 1186 में। 1186 से 1206 तक गजनवियों का दौर चला। एक एक गजनवी, एक एक गौरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज आ जाती हैं। दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में शुरू की थी। मैं उसकी हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। फिर बाद में उसकी उसका जो दामाद था वो भी सारे के सारे स्लेव थे, शमसुद्दीन अल्तमश, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। रजिया सुल्ताना भी इसी डायनेस्टी का हिस्सा है, वो भी पढ़ाऊंगा। ये कैकबाद तक जाएगी। उसके बाद सारे पढ़ा पढ़ू के उसके बाद देन खिलजी, तगलुक, उसके बाद आपके आ जाएंगे सैयद, फिर लोधी। तो ये 5 डायनेस्टीज हैं जो कि 1206 से लेकर 1526 तक सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। ये मैं आपको इनका एक एक रूलर और एक एक कारनामा इनका बताऊंगा कि इन्होंने किस किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया, इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल थ्रेट्स किस तरीके से फेस किए, कॉन्स्पिरेसीज किस तरीके से फेस की। ये पढ़ा के जब आपकी इंडो पाक हिस्ट्री ये चलती रहेगी, फिर 1526 में यहाँ पे मुगल आ जाते हैं, दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी। इन दोनों का आपस में टसल तो थी लेकिन इब्राहिम लोधी की और इनकी फिर मुगलों के आपस में जंग हुई। ज़ीरुद्दीन बाबर फरगाना से उठ के आया, उसकी क्या हिस्ट्री थी, फरगाना से क्यों आया, कैसे कैसे आया, उसके कितने बेटे थे, यहाँ पे आके उसने किस तरीके से वॉर्स की, 1530 में उसकी कैसे डेथ हुई। इसके अलावा और कौन कौन सी वॉर्स लड़ी इसने, पानीपत की जो पहली जंग थी। देन उसके बाद इसका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं 1530 से 40 तक ये रहा। फिर 40 के बाद शेर शाह सूरी आया 40 से 45 तक। शेर शाह सूरी ने बहुत काम किया, जिसमें जिसमें आपकी ये करेंसी, सिक्के से लेकर रेवेन्यू सिस्टम, पटवार सिस्टम से लेकर आपका जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और बहुत काम किए उसने। ये जेलम वाला जो किला है, ये भी उसने बनाया, बहुत सारे काम किए थे इसी तरीके से। उसके बाद उसका बेटा आते हैं, उसके बेटे आ जाते हैं सूरी के, आदिल सूरी, सिकंदर सूरी, वो पढ़ा के फिर दोबारा हुमायूं वापस आ जाता है, क्योंकि ईरान भाग गया था, ईरान से फिर काबुल गया, काबुल से दोबारा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के फिर उसने दोबारा अटैक किया था इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो ये 1155 की बात है जब वो वापस आया। 56 में उसकी डेथ हो गई। फिर 56 में जब अकबर, ही वॉज मेयरली 14 ईयर्स ओल्ड, उसके साथ हिमू बेकाल था, हिमू बेकाल की फिर जंग शुरू हुई। हिमू बेकाल की फिर जंग शुरू शुरू हुई इन सूरियों के साथ। और ये जो इनके साथ क्या कहते हैं, हिमू बेकाल ने आके यहाँ पे वॉर वेज की सूरियों के खिलाफ, सूरियों को डिफीट किया। और बल्कि हिमू बेकाल के खिलाफ इनकी जंग हुई। ये जो था आपका हुमायूं, और हुमायूं का जो बेटा था अकबर, ठीक है जी, और बैरम खान। बैरम खान मेन कैरेक्टर था, सारा कुछ यही संभालता था। बैरम खान की और हिमू बेकाल बेसिकली सूरियों का वो था, कमांडर था, फौज का कमांडर था सिकंदर सूरी का। तो उनके साथ वॉर हुई, ये सारा कुछ चलता रहा। और 1556 में अकबर आ गया। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ही रहा। अकबर ने, अकबर द ग्रेट को, उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसने सबसे गलत काम ये किया कि उसने अपना एक दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके 9 रतन भी मशहूर थे, उसकी इन्वेजन्स बहुत सारी मशहूर थी, ठीक है। अकबर की जो पॉलिसीज थी वो भी सारी की सारी पढ़ाऊंगा कि एंटी इस्लाम किस तरीके से थी, और को अकबर द ग्रेट क्यों कहा जाता है, किस तरह की एक्सपेंशन हुई, उसका निज़ाम किस तरीके से चलता था। अकबर पढ़ के उसके बाद फिर उसका बेटा है, जो कि आपका आ जाता है जी ये क्या कहते हैं इसको यार, ये जहांगीर। तो ये जहांगीर आ जाता है 1605 से लेकर 1628 तक। फिर जहांगीर के बाद उसका बेटा आ जाता है शहनशाह शाहजहां। मैं इसको पढ़ाऊंगा कि इसके दौर में ताजमहल बनाया गया, ये वही है, बेगम अर्जमत बेगम का जो हस्बैंड था, ठीक है जी। और इसकी जो लव स्टोरी चली, और उसके बाद इसने काफ़ी सारे काम किए, ग्रेट बिल्डर मशहूर था। ये इसकी हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा शहनशाह शाहजहां की। शहनशाह शाहजहां का जो बेटा था वो था आपका औरंगजेब आलमगीर। वो बड़ा दीनी परहेजगार, उसने किसी भाई को नहीं छोड़ा, मार दिया सबको, नमाज भी कोई नहीं छोड़ता था, और भाई भी किसी किसी को नहीं छोड़ा, उसने भतीजे तुझे सब खत्म कर दिए, उसने मार मूर दिए। तो वो मजहबी आदमी था, लेकिन और तरह का वो उसका दिमाग था, कट्टर मजहबी भी था। उसने अकबर की जितनी पॉलिसी थी सारी रिवर्ट कर दी, उसने टेम्पल्स भी तोड़ दिए, बहुत सारे और काम किए उसने। तो वो रेडिकल एक तरह का मतलब सोच रखने वाला बंदा था, और वो किसी को नहीं छोड़ता था, उस सगे भाइयों को उसने कत्ल कर दिया था। उसकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। अकबर की तमाम पॉलिसीज उसने उलट की, काफ़ी अच्छा काम भी किया उसने। इस्लाम उसके दौर में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ, ये सबसे अच्छा काम था, लेकिन उसके अलावा बड़े गलत काम हुए, वो सारी हिस्ट्री के अंदर आपको बताऊंगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हमारे पास क्योंकि डेमो है, तो मैं जस्ट आपको एक वो देता जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जो जहांगीर था उसके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई थी 1608 में सूरत में। तो 1640 के अंदर उन्होंने अपना पहला यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट बना दिया। और 1614 के अंदर, और इसी तरीके से
आगे फुट होल्ड अपने स्ट्रॉन्ग करते गए ब्रिटिशर्स। और फिर इसी तरीके से ये औरंगजेब आलमगीर की डेथ के बाद मुगल्स का डिक्लाइन हुआ। टोटल 19 मुगल्स हैं, ये 19 के 19 मैं आपको पढ़ाऊंगा टिल बहादुर शाह जफर 1857 तक। और बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा। इस दौरान जो जितनी वॉर्स हुई हैं, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, चाहे वो 1739 वाली बैटल ऑफ सिकंदराबाद हो जिसमें नादिर शाह ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, उसी के बाद वॉर ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी बड़ी मशहूर है। फिर जो उसके साथ टीपू सुल्तान के साथ 4 वॉर्स हुई थी, वो बड़ी मशहूर वॉर्स थी। उसमें टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था। वो सारी की सारी वॉर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा। 4 वॉर्स हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स। वो सारी पढ़ा के, उसके अलावा और बड़ी वॉर्स हैं, वो पढ़ा के देन उसके बाद फिर मैं आपको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लेके जाऊंगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा के उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी सब कॉन्टिनेंट खत्म। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री शुरू। सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे, सैयद अहमद शहीद को। उसके बाद सैयद अहमद शहीद। और उसके बाद जो बरेली साहब थे उनको मैं पढ़ाऊंगा। ये पढ़ा के इसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कि जो लॉर्ड था, लॉर्ड कैनिंग के दौर से बेसिकली जो गवर्नर जनरल से वो आना शुरू हुए, लॉर्ड कैनिंग से लेकर ऑनवर्ड्स लॉर्ड माउंटबेटन तक। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन तक मैं आपको सारे के सारे लॉर्ड्स पढ़ाऊंगा, इनके दौर में क्या क्या काम हुए, किसके दौर में कितने कितने काम हुए, अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पे आके उन्होंने किस तरीके से लॉज और रेगुलेशंस और ये इसको आके रेगुलेट किया सोसाइटी को। पहला सीआरपीसी उनका, सीपीसी उनका, जो पाकिस्तान पिनल कोड है ये इनका। उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले उन्होंने दी, एजुकेशन सिस्टम आपको उन्होंने बना के दिया, आपके कंस्ट्रक्शंस का सारा निज़ाम उन्होंने संभाला, आपकी एग्रीकल्चर उन्होंने संभाली, आपका रेलवे का निज़ाम उन्होंने संभाला, रेवेन्यू का सारा निज़ाम उन्होंने संभाला। ठीक है, आपका आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम उनका था, पोस्टल का निज़ाम उनका था। आपके पास क्या था मूल का? कुछ भी नहीं था। ये मैं आपको बढ़ाऊंगा कि उन्होंने किस किस तरीके से आके यहाँ पे अपना एक फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दे वर वेरी फ्यू इन नंबर्स। उसके बाद उसके बाद कांग्रेस बनी 1885 के अंदर कांग्रेस बनी। तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग बनती है आपकी 1906 के अंदर दिसंबर में। मुस्लिम लीग से पहले बंगाल की पार्टीशन हुई, मुस्लिम लीग बनी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि मुस्लिम लीग बन गई 1906 में, नहीं। मैं आपको पढ़ाता हूँ मुस्लिम लीग बनने के पीछे कॉजेज क्या थी, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। और बंगाल की पार्टीशन क्यों हुई, ईस्ट वेस्ट बंगाल क्यों डिवाइड हुआ। उसमें जो 54 मिलियन पॉपुलेशन थी वेस्ट बंगाल की, वो 42 हिंदूज थे, बाकी 12 मुस्लिम्स थे। वेस्ट बंगाल में अगर 31 मिलियन टोटल थी तो 18 मिलियन मुसलमान थे, 12 मिलियन हिंदूज थे, 1 मिलियन सिख और बाकी मिनॉरिटीज थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे हुए। फिर उनके लीडर्स कौन कौन से थे, क्यों हुई पार्टीशन, कब हुई, किस लिए हुई, मुसलमानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजेंटमेंट थी, हिंदू के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो क्यों नाराज़ हो गया ब्रिटिशर से। फिर मुसलमानों ने क्यों फील किया कि एक इस्टेब्लिश पार्टी बनाई जाए। फिर शिमला डेपुटेशन में कौन कौन लोग थे, वो कैसे गए, मिले किस तरीके से, डनलू के थ्रू, डनलू कौन था। उसके बाद उस वक्त का जो लॉर्ड मिंटो था उससे कैसे जाके मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग, फिर एक सेशन कब हुआ ऑल इंडियन मुस्लिम जो थी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर मुस्लिम लीग को कैसे बनाया गया, मुस्लिम लीग का नाम किसने तजवीज़ किया, मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया, लंदन की ब्रांच किसने खोली गई। फिर ठीक है, मुस्लिम लीग की जो लिखी किसने, उसकी जो कंटेंट था, ठीक है जी। और उसके अंदर क्या क्या था, कंटेंट के अंदर डिमांड्स क्या क्या थी वहाँ पे, और क्या क्या मुसलमानों को फ़ायदे मिले। फिर राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट की डिबेट हुई, तो वो क्या था, वो कब अप्रूव हुआ। वो आपका अप्रूव हुआ जो 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी। मिंटो कौन था, मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का क्या रोल होता है, और मिंटो गवर्नर जनरल का क्या रोल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सूबों को किस तरह कंट्रोल करते थे, उस वक्त कितने सूबे थे, सूबों के एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या क्या थी। ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। ये भी इंडो पाक हिस्ट्री चल रहा है अभी, 10 सब्जेक्ट है हमारे। अच्छा, इसी तरीके से ये पढ़ पुढ़ के उसके बाद 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हो गई। 1911 के अंदर आपका ये जो बंगाल की एनलमेंट हो गई। और आपका लखनऊ इधर से कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल बन गया। 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हो गया। मुस्लिम लीग और ये इकट्ठे हो गए सारे के सारे आपके कांग्रेस। फिर इनकी डिमांड्स क्या क्या थी, लखनऊ पैक्ट के अंदर मुसलमानों को पहली दफ़ा जो मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, वो 1947 में भी कहते रहे कि वहाँ पे एक्सेप्ट करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो गलती कौन सी थी, क्यों हुई, किसने की, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी इसके बाद 1916 के बाद 1919 1917, फिर 1918 बेल्फोर डेक्लेरेशन, फिर 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, 1919 के अंदर ये जो आपका ये जो मॉन्टेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स, 1919 के अंदर
ये आपका ये रोवर्ट एक्ट हुआ 1919 के अंदर, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इनकी एक एक हिस्ट्री मैं आपको दूंगा। जलियांवाला बाग मैसेकर की हिस्ट्री क्या है आपको नहीं पता। आप एमसीक्यू में रट लेते हैं कि जी 1919 के अंदर हुआ था भाई, और जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। भाई इसके पीछे वजह क्या थी, कहाँ पे खड़े थे, क्यों हुई, क्या इवेंट हुआ, कितने बंदे मारे गए, उसके बाद रिपरकशंस क्या सामना करनी पड़ी, कितने मुसलमान थे, कितने वो थे, सारा कुछ हिस्ट्री आपको नहीं पता होती। क्योंकि लोग बुकिश किताबें पढ़ते हैं एमसीक्यू की, तो मैं किताब ही कोई नहीं रिकमेंड करता आप लोगों को। तो ये भी ध्यान रखना होता है आप लोगों ने। उसके बाद फिर मैं कभी भी एमसीक्यू के किताब पढ़ने के हक में नहीं हूँ। मैं खुद जो पढ़ाता हूँ वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही उनकी एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग कॉजेज, और वो उनको इतना मजबूत कर देती है उनका एनालिसिस, हर चीज़ की डिटेल में, हर चीज़ एक एक टॉपिक की मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसकी तमाम डिटेल। वो बच्चे का दिमाग में बैठ जाता है, वो कहीं जाता ही नहीं है, सारी ज़िंदगी कहीं नहीं जाता अगर बच्चा ठीक से पढ़ लेता है। किताबों में आप एक रटे मारेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कल को भूल जाएंगे, आप फारिग हो जाएंगे। तो ये तरीकाकार गलत है। फिर लोग स्लाइडें पढ़ाते हैं यहाँ पे, हमारे टीचर्स भाई, वो आता जाता कुछ नहीं, पैसे ले लिए और स्लाइडें पढ़ा के ख़त्म। ये भी काम गलत है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। फिर 1920 के अंदर क्या क्या हुआ। 1920 में जिन्ना साहब ने रिज़ाइन भी कर दिया, कांग्रेस से भी चले गया। 1920 के अंदर उधर बन गई लीग ऑफ नेशंस बन गई 1920 के अंदर। फिर मोदी उधर उसने स्टार्ट कर दी, गांधी ने स्टार्ट कर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन्ना हैज़ नो रोल, मुस्लिम लीग हैज़ नो रोल। मुस्लिम लीग अपोज्ड तरीके खिलाफत। वाई मुस्लिम लीग अपोज्ड, वाई गांधी सपोर्टेड मुस्लिम लीग, ये लोगों को नहीं पता होता, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम फिर तरीके खिलाफत पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको उसके दो फेजेस हैं वो पढ़ाऊंगा, लीडर्स उसके पहले फेज में क्या क्या हुआ, अचीवमेंट्स क्या क्या हुई, फेलियर्स कहाँ कहाँ पे है, दूसरे फेज में क्या क्या हुआ, ओटोमान एम्पायर में कौन कौन लोग थे, उनको किस किस तरीके से तोड़ा गया, कैसे कैसे तोड़ा गया पूरी ओटोमान एम्पायर को, टर्की की हद तक महदूद क्यों किया गया, ये सारी बातें हैं। उसके बाद फिर आपका ये जो बीच में 1913 में कानपुर मास ट्रेजेडी 1922 का चूरा चूरी इंसिडेंट वो पढ़ा के, उसके बाद फिर 1925 27 का दिल्ली प्रपोजल्स, 1927 के दिल्ली प्रपोजल्स के बाद फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स, उसके बाद फिर इलाहाबाद, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3, इनकी डिटेल, इनकी हिस्ट्री के फर्स्ट में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, फर्स्ट के अंदर बातें क्या क्या डिस्कस हुई, सेकंड में क्या क्या बातें हुई, कौन कौन सी फैक्टर थी, फिर तीनों के अंदर नतज क्या निकले, फिर वाइट पेपर कैसे जारी हुआ, फिर पाकिस्तान का नाम चौधरी अहमद अली वो, फिर 34 के अंदर जिन्ना को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया मुस्लिम लीग का वो, फिर 35 का जो ऑल इंडिया एक्ट है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके अंदर क्या क्या था, वो इतना पावरफुल एक्ट है, आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स उसको पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जी 1935 का गवर्नमेंट ऑल इंडिया आ गया। भाई उसके अंदर था क्या, यही तो नहीं पता, ये तो मैंने बताना होता है आप लोगों को। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ही बताता होता हूँ, अंदर की बात मैं बताता होता हूँ आप लोगों को हर टॉपिक की। और एक देखें सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है। सीक्वेंस से क्या होता है, आपको हर चीज़ की हर टॉपिक की समझ आ रही होती है सीक्वेंस के साथ। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है जीके के अंदर, जो कि नहीं लोगों को पता नहीं। जीके वाहिद सब्जेक्ट है जिसको मैंने एज अ सब्जेक्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पहले तो जीके लोग एमसीक्यू पढ़ा रहे होते थे, एमसीक्यू तो पढ़ाने को जीके थोड़ी कहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आपका आगे की तरफ हम चलते हैं। फिर 1936 में 36 में क्या हुआ, 37 के इलेक्शंस, एक एक अब इलेक्शंस 11 सूबों में हुए, असम, यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी, 11 सूबे इनके अंदर हुए। इनके रिजल्ट्स क्या क्या है, मुस्लिम लीग कहीं से भी नहीं जीत पाई, एक भी सूबे में मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं बनी। वो सारी की सारी हिस्ट्री क्या थी, फेल क्यों हुई मुस्लिम लीग, ये नहीं पता आपको, मैं बताऊंगा आपको। मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, हम भी जब ऐसे थे हमें नहीं पता। और मैंने किसी से जीके पढ़ा भी नहीं, मैंने सारा खुद से पढ़ा। और अब तक 48 बैच मैं पढ़ा चुका हूँ जीके के। आप ये देखें 48 बैचेस में आप देखें आपने 48 बैच में कितने स्टूडेंट्स आपने निकाल दिए होंगे। खैर आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देन उसके बाद फिर 1938 इलेक्शंस के बाद जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, फिर 38 में जो 3 रिपोर्ट्स आई, पीरपुर रिपोर्ट भी आई, शरीफ रिपोर्ट भी आई, और एक और रिपोर्ट थी वो भी आई। ठीक है, जो उसकी थी हम उसकी कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट थी। खैर वो सारी की सारी पढ़ा के, और देन उसके बाद फिर 39 में क्या क्या हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्यों रिजाइन दिया, उसकी वजूहत क्या थी, सितंबर में वॉर कैसे छिड़ गई, हिटलर कैसे आया, नाजीज़म क्या होता है, फाशिज्म क्या होता है, जर्मनी में क्या सीन चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या रिएक्शन था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। वो सारी हिस्ट्री है, पूरी चेन लिंक करके आपको पढ़ाऊंगा, आपको सारी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। ये सारा कुछ पढ़ा के फिर 40 के अंदर जो आपकी लॉ रेजोल्यूशन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लॉ रेजोल्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, और इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्यों कहा गया।
इसका कंटेंट किसने लिखा था, इसको प्रेजेंट किसने किया था, ठीक है जी, इसका तर्जमा किसने किया था, फिर वहाँ पे कौन कौन लोग थे, किस किस ने कहाँ कहाँ से किस किस सूबे से कितने कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था। ये सारी एक हिस्ट्री है। उसके बाद फिर ये पढ़ पुढ़ के उसके बाद देन 1940 वाली रेजोल्यूशन के बाद फिर आपका 42 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, फिर जिन्ना ने उसको अपोज किया था, गांधी ने उसको सपोर्ट किया था। फिर सीआर फार्मूला है, गांधी जिन्ना टॉक्स हैं, फिर उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन प्लान, और फिर इसी तरह ये सारा चलता रहेगा। जैना जी आपका शिमला कॉन्फ्रेंस हो गई, और फिर ये सारा कुछ चलता हो रहेगा। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद फिर फाइनली आपकी जनाब वाला क्या कहते हैं उसको, इंटरिम गवर्नमेंट्स बनना शुरू हो गई। इंटरिम गवर्नमेंट्स के बाद फिर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद फिर रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद फिर बाउंड्री कमीशन बना, बाउंड्री कमीशन के बाद फिर पार्टीशन हो गई। तो ये सारे के सारे इवेंट्स, जो बाउंड्री कमीशन बना उसमें कौन कौन लोग थे, पंजाब का कैसे बना, बंगाल का कैसे बना, बंगाल में हिंदू कौन कौन से थे जस्टिस, पंजाब पाकिस्तान के कौन से थे, जब बंगाल की पार्टीशन हुई पंजाब की, तो पंजाब की बाउंड्री के साथ किस तरीके से इनजस्टिस किया गया। ठीक है, ये सारा कुछ आप, एक किताब है उसका मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, मैंने वो पढ़ी, पाकिस्तान के अंदर वो बैन है। आपको उसकी मैं हिस्ट्री बताऊंगा यार। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इसके बारे में, ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। मेरे पहले इसके बारे में बुक पढ़ के मैं इसका गर्विदा हो गया हूँ। पहले मैं इसका बड़ा शदीद मुखालिफ होता था कि यार इस बंदे ने नेहरू को भी आगे लगाया होता था, और इस बंदे ने जिन्ना को भी, जिन्ना की जब डेथ हो गई, लियाकत अली खान को ये कहता रहा कि आप हैदराबाद दक्कन ले लें और कश्मीर ले लो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, ये तो खाली यहाँ पे है ही कुछ नहीं, कश्मीर के अंदर पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। और उसको बेगम राना लियाकत अली खान ने लेटर्स का उसने बकायदा हवाला दिया हुआ है, उसको बकायदा बताया भी हुआ है उसने एक एक चीज। तो ये बहुत सारे उसके अंदर वो लिखी हुई ऐसी चीजें जो हमें और आपको नहीं पता, और हमने सिर्फ मुताला पाकिस्तान पढ़ा हुआ है और उसी को रटा हुआ है, और वो गलत है। बहुत सारी चीजें मुताला पाकिस्तान में हमें गलत पढ़ाई गई हैं, वो गलत बताई गई हैं। आगे चलते हैं। ये प्री पार्टीशन पढ़ के उसके बाद जब आप प्री पार्टीशन पाकिस्तान की पार्टीशन हो जाएगी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा दो हिस्ट्रियाँ, एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री। यहाँ से ये पाकिस्तान अफेयर्स आपका शुरू हुआ हुआ है। प्री पार्टीशन हमने पढ़ ली, पोस्ट पार्टीशन की दो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर आपको मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा, आपका इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1935 का इंडिया एक्ट, 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बाद 1949 की ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, फिर 1950 के बाद 52 वाली ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के बाद जो ये बनाई गई थी, क्या कहते हैं उसको, चार बनाई गई थी यार कमेटीज वगैरह, वो पढ़ा के उसके बाद फिर चौथी ने जो पहला आपका 56 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज बीपीसीज की मैं बात कर रहा था, चार बीपीसीज बनाई गई थी। वो पढ़ा के 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करूंगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो जाएंगे। आपने जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जीके में कब पढ़ते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन, इधर तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंपैरिजन अलग करता हूँ। फिर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल में 100 प्लस आर्टिकल तो मैं उस टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये आर्टिकल इसको डील कर, ये सेक्शन इसको, ये आर्टिकल इसको डील करता है, फिलहाल आर्टिकल इसको डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होते हैं, बाकी जो एक्ट होते हैं उनके सेक्शंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आगे चलते हैं। और तो ये सारा कुछ पढ़ पुढ़ के उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और 18th अमेंडमेंट भी मैं गौर से आपको पढ़ाऊंगा, 26 अमेंडमेंट सारी की सारी वक्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके 100 से ज़्यादा आर्टिकल अलग पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में यार एक एक प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री, लियाकत अली खान, फिर उसके बाद आपका ख्वाजा नाज़मुद्दीन, फिर उसके बाद आपका जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद जो आपका ये आया था, क्या कहते हैं, चौधरी रहमत इसके मोहम्मद अली बोगरा, फिर चौधरी रहमत अली, फिर उसके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी आया, फिर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर आया, फिर फिरोज खान नून आया। ये 7 प्राइम मिनिस्टर्स आए 1947 से लेकर 58 तक। 58 में फिर 7 अक्टूबर को अगेन भाईजान आ गए, अयूब खान साहब। अयूब खान वॉज द मोस्ट हेटेड पर्सन बाय जिन्ना साहब। ठीक है जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे क्या, सिकंदर मिर्जा ने किस तरीके से लॉबिंग की, 4 गवर्नर जनरल बने, पहला कायद आज़म था, दूसरा आपका जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, तीसरा मलिक गुलाम मोहम्मद था जिसने असम्बलियां तोड़ी थी, चौथा जो था वो सिकंदर मिर्जा था। और सिकंदर मिर्जा ने किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और आर्मी का नेक्सस होकर पूरे पाकिस्तान की तबाही फिरी। नाइन फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिले हुआ 9 साल। आप ये सोच सकते हैं, 59 साल कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के बगैर चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर मुल्क चल रहा था। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के अलग इश्यूज थे, वो चाहते थे कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो, हम चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट हो।
ठीक है, उनकी और डिमांड्स थी, हमारी और डिमांड्स थी, फिर लैंग्वेज के बैरियर्स आए फिर। तो यानी कि हर प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। लियाकत अली खान की अगर 1948 से 51 तक है, 16 दिसंबर तक, तो मैं उसकी एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लियाकत अली खान की एक एक साल की हिस्ट्री, एक साल के 10-10 15-15 इवेंट्स लियाकत अली खान के प्रोमिनेंट। 48 में क्या क्या हुआ, 49 में क्या क्या हुआ, 50 के अंदर क्या क्या हुआ, 51 में क्या क्या हुआ, 52 में क्या क्या हुआ, 53 में क्या क्या हुआ, करते कराते उसके बाद अयूब खान का दौर मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे का सारा। अयूब खान के बाद फिर उसके बाद आपका जुल्फ़कार अली भुट्टो। अयूब खान के दौरान बीच में याह्या खान, जुल्फ़कार अली भुट्टो। फिर उसके बाद 5 जुलाई को आ गया था ये ज़ियाउल हक। उसके बाद 1977 को, और उसके बाद फिर ये रहा था 17 अगस्त 1988 तक। और ये पढ़ा के उसके बाद 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो आई 1988 को। और उसके बाद फिर 1988 से 1990 तक बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर परवेज़ मुशर्रफ आया 12 अक्टूबर 1999 को। फिर ये चला गया और ये 2008 तक रहा। फिर ये यूसुफ गिलानी आ गया, ऊपर जरदारी आ गया। 58 टू बी रिवर्स हो गई। ठीक है जी, 18वीं अमेंडमेंट के अंदर, और सारा कुछ चेंज हो गया पाकिस्तान का सिस्टम। तो ये 17वीं तरमीम तो मुशर्रफ ने दी थी ना, लोकल गवर्नमेंट एक्ट। उसके दौर में जितने भी इवेंट्स थे, इनके सब के दौर में, ये मैं आपको 1947 से एक एक साल के अंदर 10-10 15-15 इवेंट्स भी हुए हैं। और 10 के 10, 15 के 15 इवेंट भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे 2006 के अंदर भुट्टी का कत्ल हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। फिर 2006 में लॉयर्स मूवमेंट चली थी, क्यों चली थी, कैसे चली थी। फिर 2006 के अंदर साथ में जो लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन किया गया था, इसके पीछे क्या वजूहत थी, क्या क्या थी। एक एक चीज़ की, इवेंट्स की, हर चीज़ की मैं आपको हिस्ट्री व डिटेल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेक्चर के अंदर। तो ये इस तरीके से ये 2025 तक ये सारा टेन्योर होगा। ये होगा पाकिस्तान अफेयर। करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा दूंगा। करंट अफेयर में आपकी क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। करंट अफेयर में पाकिस्तान की इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या चीज़ें आती हैं, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के कंपोनेंट्स कौन से हैं। उसके बाद इकोनॉमी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यार इकोनॉमी की टाइप्स क्या क्या होती हैं, यानी कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, वाइट इकोनॉमी क्या है, ब्लैक इकोनॉमी क्या है। ठीक है, इस तरह की ये सारी पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पावर परचेजिंग पैरिटी क्या है, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद टैक्स नेट कितना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी है। फिर पाकिस्तान के 5-6 इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं बड़े वाले, उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, करंट ट्रेड डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, सर्कुलर डेफिसिट क्या है। ठीक है, ये सारी इकोनॉमी का मेरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। लर्न जी के विद अख्तर मलिक के नाम से ये पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ लेके जाऊंगा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं सारी की सारी, यूएन से लेकर आईएईए से लेकर, उसके बाद जितनी भी हैं आपकी रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा। एजेंसीज भी हम मुख्तलिफ पढ़ेंगे यूएन की। वो पढ़ के देन उसके बाद फिर हम जाएंगे स्पोर्ट्स की तरफ। फिर इंटरनेशनल डेज हैं वो, फिर इंटरनेशनल फेमस बुक्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो पढ़ के उसके बाद कश्मीर का इशू है, एफसी पैक हैं, पाकिस्तान के रिलेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और भी काफ़ी कुछ है, नोबेल प्राइज़ और बहुत कुछ। तो ये सारा कुछ करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ पूढ़ के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, यार ये सुनिएगा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग हैं। इस्लामियात के अंदर क्या क्या पढ़ाऊंगा, इस्लामियात में मैं तमाम जो 26 के 26 प्रॉफिट्स हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान पाक में मेंशन है, वैसे 1,24,000 अंबिया हैं। अच्छा, उसके बाद नबी और रसूल का फ़र्क ये पढ़ा के उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरू करूंगा मैं, और वसाल तक। उस तो के दौरान पैदाइश के इवेंट्स जितने भी हैं, फिर नबूवत के इवेंट्स, फिर हिजरी आती है उसके इवेंट्स, फिर 11 उम्महातुल मोमिनीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस, ये सारा पढ़ा के फिर गज़वात, 27 गज़वात है टोटल। ठीक है जी। तो कुरान पाक में 12 मेंशन है, वो 12 के 12 गज़वात पढ़ाऊंगा, एक एक की हिस्ट्री डिटेल के साथ पढ़ा के। उसके बाद फिर आप खुलफाए राशिदीन का टेन्योर पढ़ेंगे 631 एडी से 661 तक। ये जो चारों खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी एक एक खुलफाए राशिदीन की डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि हज़रत उमर के दौर में कितनी फतवात हुई, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वॉर, चैलेंजेस कौन से थे, इक़दामात क्या क्या थे, इस्लाहात क्या क्या थी, सारा कुछ। ठीक है, इसी तरह से यानी कि अगर पढ़ा रहा हूँ तो एक एक करके पढ़ाऊंगा सबको डिटेल में। उसके बाद फिर कंपेनियंस हैं, फिर उमैया डायनेस्टी आ जाती है, और उमैया डायनेस्टी के बाद फिर आ जाती है जी आपकी ये जो सैयद अब्बासी डायनेस्टी है। अब अब्बासिड जो है, ये बेसिकली शुरू होती है 750 एडी से 1258 तक। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर कुरान का पाक के एमसीक्यूज, फिर हदीस के एमसीक्यूज, फिर इजमा, क्यास और इज्तिमा जो है उसके, इजमा, क्यास और इज्तिहाद,
उसके वो पढ़ा के उसके बाद हदीस के एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसके बाद कंपेनियंस हो जाएंगे। फिर कुरान के जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनके अब सिर्फ अगर हज आप हज को पढ़ें तो हज से 50 से 60 एमसीक्यूज बनते हैं। नमाज के तकरीबन 40 के करीब एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है ना, तो एक टॉपिक से। तो ये इस तरीके से मैं इस्लामियात आपकी पढ़ा दूंगा। देन कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस को अंदर हम शुरू करते हैं बेसिक्स से। कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आईटी क्या है। कंप्यूटर, मेरा खुद की इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो मैंने 4 सेमेस्टर में सारा कंप्यूटर ही पढ़ा है। उसकी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, उसका हार्डवेयर, उसकी सॉफ्टवेयर, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है जी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पर ये जो पावर पॉइंट है उसके एमसीक्यूज हैं, फिर शॉर्टकट्स हैं बहुत सारे, वो हैं, काफ़ी कुछ है। मॉडेम, इंटरनेट, उसकी डिवाइसेस, ये वो सारा कुछ, बहुत सारी जो इजादात हैं, वो एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत सारी। तो ये सारा कुछ सारा को कंप्यूटर के अंदर पढ़ाऊंगा। मैथ्स है तो उसके अंदर बेसिक्स से शुरू करूंगा मैं, बोर्ड मैथ्स रूल, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, बाइनोमियल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ये पढ़ा के उसके बाद आपको ये जो जो कैलेंडर प्रॉब्लम्स हैं, एज प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपके स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक सीरीज है, मीडियन मोड मीन है, उसके बाद आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन है, सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है। ये सारा कुछ आप मैथ्स में पढ़ेंगे। उसके बाद शॉर्टकट्स अलग से मैं आपको मैथ्स के करवा दूंगा। इसी तरीके से उर्दू है, तो उर्दू का तारुफ हो गया, उर्दू के ऑथर्स, 50 के करीब उर्दू के मैं ऑथर्स आपको करवा दूंगा, उनकी बुक्स भी बता दूंगा, उनकी पैदाइश, उनकी जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं वो उसके बारे में डिटेल। ठीक है, फिर उर्दू का बहुत सारा चीज़ों का तारुफ है। नावल है तो उसकी पढ़ेंगे, ड्रामा है तो उसको पढ़ेंगे, कहानी है तो उसको पढ़ेंगे, इनकी इब्तदा कैसे कैसे हुई, कौन कौन से फेमस लोग हैं, इसी तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज। फिर ये सारा कुछ पढ़ के उसके बाद उर्दू की ग्रामर है, जिसमें सर्फ और नहू दो चीज़ें आ जाती हैं। सर्फ, नहू, ठीक है जी, कलमा, कलाम, मरकब, ये सारा कुछ पढ़ के उसके बाद हम जाएंगे जो सर्फ वाला पार्ट है उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आपका कलाम वाला पॉइंट, सर्फ नहू वाला पॉइंट है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें उर्दू ग्रामर आपकी सारी की सारी कवर हो जाएगी, टोटल जितनी भी है सारी की सारी कवर हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि उर्दू ग्रामर को मुझे 2 लेक्चर्स लगते हैं उर्दू ग्रामर को पढ़ाते पढ़ाते। उर्दू ग्रामर इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, सर्फ और नहू के अंदर इतना कुछ है डिटेल के अंदर। वो पढ़ा के उसके बाद फिर उर्दू के हिसाब के ला के दुरुस्त गलत जो जुमलों की दुरुस्त की है वो। ठीक है जी, उर्दू के बाद फिर जो उर्दू के जो ये जिनको आप पंक्चुएशन बोलते हैं वो अलग है, उर्दू के फिर टेंसेस अलग हैं, सारा कुछ मैं पढ़ाता होता हूँ। उसके बाद ये पढ़ा के वाहिद जुमा, अल्फाज मुतज़ाद, ये भी हैं, वाहिद जुमा, सारा कुछ। फिर आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर बेसिक्स, जो आपके टेंसेस हैं, टेंसेस के टेंसेस सारे के सारे मैं पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई भी नहीं पढ़ाता, सीएसएस वाले भी आपको नहीं पढ़ाते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो मैं पढ़ाता होता हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसने पढ़ लिया उसकी तकरीबन 70% इंग्लिश तो वैसे ठीक हो जाती है। और प्रपोजिशन और टेंसेस, तो ये 3 चीज़ें होती हैं मेनली, प्रपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रपोजिशन क्या है, ऑन किधर यूज होना है, एट किधर यूज होना है, इनटू किधर, यू टू किधर होना है, ऑफ, डबल ओ एफ, इस तरह के सारी प्रपोजिशन, ये सारा कुछ कर करा के उसके बाद देन सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, वो पढ़ा के उसके बाद फिर पंक्चुएशन है और इंग्लिश की, वो पढ़ा के कॉमा किधर लगना है, फुल स्टॉप किधर लगना है, डैश किधर लगना है, कॉलन डैश किधर लगना है, सेमी कॉलन किधर लगना है, ये सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाता हूँ एंटोनिम सिनोनिम और हाँ, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह हो गया। ठीक है जी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये पढ़ाता होता हूँ। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी और कौन सा सब्जेक्ट रहता है, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको एंड पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ पीरा के हवाले से, पीरा एक्ट, पीरा शेड्यूल लॉज और ऐसे के हवाले से। ठीक है जी, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि खाली जीके के हवाले से मैं पढ़ा दूँ ना, उसके बाद आपका बच जाता है क्या कहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट था, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में 4 चीज़ों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर याद रखें मैं क्या क्या पढ़ाता होता हूँ। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आप समझें वो डॉक्टर, आधा डॉक्टर बन जाते होते हैं आप, इतनी चीज़ें मैं पढ़ाता होता हूँ बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। आप ह्यूमन बेसिक्स हैं बायोलॉजी वो, उसके बाद बेसिक्स डेफिनेशंस, उसके बाद आपकी जो ह्यूमन का पूरा ये सिस्टम है बॉडी का अनाटमी, इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये सारे का सारा, हार्ट पूरी बना के उसके बाद किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होती है, ये सारा कुछ बताता होता हूँ। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर कार्डियोवैस्कुलर हो गया आपका, फिर लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया,
ठीक है, ये जो आपका किडनीज किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ये ठीक है जी, ये सारे का सारा सिस्टम, यानी कि तकरीबन 10 से 12 सिस्टम्स हैं जो मैं आपको डिटेल में, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ये सारे के सारे पढ़ा 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 के डिटेल में। उसके बाद फिर मैं आपको 5 सेंसेस पे लेके जाऊंगा, ये स्किन हो गई, आईज, नोज, एयर वगैरह, ये सारा कुछ, और ये टंग वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको बेसिक वाइटामिन्स पे और बेसिक इन्वेंशंस पे और बेसिक इक्विपमेंट्स के ऊपर लेके जाऊंगा। ये होगी बायोलॉजिकल साइंस। और इसमें फिर किंगडम सिस्टम में आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंट में सारी की सारी लेयर्स, स्ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी की सारी, फिर पूरा अर्थ का सिस्टम सारे का सारा, कि हाइड्रोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, कहाँ पे क्या क्या कुछ है, ये सारा कुछ डिटेल में, अर्थ का पूरा मैप। फिर उसके बाद जो आपकी है फिजिकल साइंस, उसमें पूरा सोलर सिस्टम है, पूरे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स विद सोलर, विद ज़मीन की पूरी डिटेल, एक एक चीज़, एक एक ज़मीन की मूवमेंट तक मैं आपको बताता होता हूँ कि रेवोल्यूशन की स्पीड क्या है, रेवोल्यूशन किस तरीके से होती है, रोटेट किस तरीके से करती है, रोटेशन स्पीड क्या है, एवरीथिंग। ठीक है जी। इसके बाद पूरे का पूरा सोलर सिस्टम। और केमिकल साइंस के अंदर फिर सारी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दोनों केमिस्ट्री, एटम से शुरू करके मैं आगे पढ़ाता होता हूँ। ठीक है जी। ये सारे मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, ये एवरीथिंग। उसके बाद फिर आपकी फिजिक्स आ जाती है, तो फिजिक्स में वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटीज, ठीक है जी, वहाँ से मैटर, उसकी टाइप्स, स्टेट्स वाला, ये सारा पढ़ा के बेसिक्स से शुरू करके जो एनर्जी है उसकी टाइप्स, और ये वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिक्स की और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मैथ्स, ये जो स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटीज के क्वेश्चंस, बहुत सारा कुछ है मैथ्स फिजिक्स में। तो ये आपकी आ जाती है एवरीडे साइंस। ठीक है, यानी कि अब हमने एवरीडे साइंस डिस्कस कर ली, इंग्लिश डिस्कस कर ली, उर्दू डिस्कस कर ली, कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान अफेयर डिस्कस कर लिया, करंट अफेयर डिस्कस कर लिया, ज्योग्राफी डिस्कस कर ली, इस्लामियात भी डिस्कस कर लिया। तो ये 10 सब्जेक्ट्स मैं आपको जीके में पढ़ा दूंगा। अब हम आते हैं पीरा एक्ट की तरफ। पीरा एक्ट के अंदर टोटल 82 सेक्शंस हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। कि पहले एक्ट के अंदर पहला पोर्शन किस चीज़ का है, दूसरा किस चीज़ का है, एसडीओज की कहाँ पावर लिखी हुई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की क्या पावर्स हैं, हेयरिंग ऑफिसर्स की क्या पावर्स हैं। ठीक है जी, यानी कि हम इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, सेक्शन बाय सेक्शन भी, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी साथ साथ देता जाऊंगा हर चीज़ की। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने का क्या तरीकाकार है। ठीक है, नोटिस अगर सर्व कर रहे हैं, उसको उसको सर्व करने का क्या तरीकाकार है, बोर्ड है उसकी क्या पावर्स हैं, हेयरिंग ऑफिसर है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पूरे एक्ट के अंदर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें डिफाइन, ये वो सारा कुछ किया हुआ है पूरे एक्ट के अंदर। तो ये सेक्शन बाय सेक्शन में आपको पढ़ा दूंगा। फिर 5 हमारे शेड्यूल लॉज हैं हमारे इसके अंदर, पूरा एक्ट के अंदर। टेनेंसी एक्ट है। अब टेनेंसी एक्ट टेनेंट को और मालिक को डिस्कस होता है उसके अंदर। टेनेंट कौन होता है, जो आपका किराएदार होता है। मालिक कौन होता है, जो आपका लैंड ऑफ द, जिसके पास, जो लैंड का मालिक होता है, जिसके पास जमीन जिसके नाम पे होती है। ठीक है, पर्सन इंटरेस्टेड कह सकते हैं उसको, जमीन का मालिक कह सकते हैं। ठीक है, इसके दरमियान चूंकि ज़मीनी लोग काश्तकारी के लिए भी लेते हैं, ज़मीनी लोग किराए के लिए भी लेते हैं, घर भी किराए पे लेते हैं, तो टेनेंट और जो लैंड लॉर्ड है इसके आपस में क्या ताल्लुक है, ये सारे का सारा टेनेंसी इस चीज़ को डील करता है। क्योंकि आपके सारा इसी चीज़ को डील करेंगे फ्यूचर के अंदर भी। तो ये बेसिकली पूरा मैं एक्ट, मैंने तहसीलदारों को भी पढ़ाया हुआ है, ये आपको भी मैं पढ़ा दूंगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट मैंने उन्हें भी पढ़ाया हुआ है, मैं आपको भी पढ़ा दूंगा। लैंड एक्विजिशन का मतलब है लैंड एक्वायर किस तरीके से की जाती है। ठीक है जी, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ भी बना रही है, रोड बना रही है, और वहाँ पे आवाम की ज़मीन होती है ना, गवर्नमेंट की तो नहीं होती, फिर गवर्नमेंट उसको परचेज करती है। उसके क्या तरीक़ेकार हैं, क्या उसके एसओपीज़ हैं, क्या क्या है सारा कुछ, उसके कितने सेक्शंस हैं उसमें, वो सारा कुछ पढ़ा दूंगा। फिर लैंड रेवेन्यू है एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1867 वाला। 1868 में इसके रूल्स बने थे, 1867 के अंदर ये एक्ट बनाया गया था। तो ये 1867 वाला अभी तक इंटैक्ट है। और इसको मैं डिटेल के अंदर, मैं एक एक एक्ट को डिटेल के अंदर ब्रीफली बताया हुआ है कि यार फिला एक्ट का फिला सेक्शन किसको डील करता है, फिला एक्ट का एक एक सेक्शन कोई भी नहीं पढ़ाता, आप खुद पढ़ लें आपको समझ नहीं आएगी। ये इतना मुश्किल एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट, आपको नहीं समझ आती। क्योंकि हमने खुद एकेडमी के अंदर पढ़ा था, जब हमारी तैयारी हो रही थी, फिर हमने पटवार बस्ता मैंने खुद अपना तैयार किया था। ठीक है, जब मैं यूटी था, तो वो पटवार बस्ता जब तैयार करते हैं तो इसकी सारी डेफिनेशंस, ठीक है, पटवार बस्ते की इतनी डेफिनेशंस हैं पटवारी के पास, 18 से ज़्यादा तो रजिस्टर्स होते हैं। अब आपको एक एक रजिस्टर का पता होना चाहिए, कौन सा रजिस्टर किस चीज़ का है, कौन सा किसके लिए यूज़ होता है, कौन सा किसके लिए यूज़ होता है। फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्या क्या पावर्स होती हैं, डिमार्केशन का क्या क्या प्रोसीजर है, अपील का क्या तरीकाकार है, रिव्यू कहाँ होती है, रिवीजन कैसे होती है।
ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या हायरार्की है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फंक्शंस किस तरह करता है। ठीक है जी, रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या क्या हैं, पटवारी का क्या रोल होता है, सेस किस तरह इकट्ठा किया जाता है। ठीक है जी, और ये सारा कुछ बेसिकली इसके अंदर बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट इन सब चीज़ों को डील करता होता है। ठीक है जी, उसके बाद ये हो गया, फिर आ गया ये जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है, प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज एक्ट। ये प्राइस कंट्रोल एक्ट, चूंकि आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होंगे, और मैजिस्ट्रेट आपको पास जो पावर्स हैं इसी प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत आपको दी हुई होंगी। इसमें आप लिस्ट चेक कर लें, इसमें ज़रूरी जितनी भी एसेंशियल अशियाएँ हैं, 40+ चीज़ें होंगी, घी, दाल, चीनी, आटा, मैदा, एवरीथिंग। ठीक है, चावल, ये इस तरह की चीज़ें होंगी, इनकी प्राइस लिस्ट बनती रहती है। मंडी से क्या होता है, डेली आपकी जो फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, वहाँ से एक लिस्ट जारी करता है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, या मंडी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जारी कर देता है, एडमिनिस्ट्रेटर। उसी को हर जगह पे आपने डिस्प्ले करवाना होता है, उसी पे आपने रेट लिस्ट पे आपने इंश्योर करवाना होता है कि प्राइसेस इसी चीज़ पे हों। उसका एक सिस्टम मैं बता दूंगा कि जब किसान के पास जाती है, किसान बेचने जाता है मंडी, तो आगे उसको मिल जाता है आड़ती, आड़ती से फिर आगे जो बंदा पकड़ता है वो फड़िया पकड़ता है, फड़िया कितने परसेंट लेता है, फड़िए के बाद आगे जो होते हैं वेंडर्स वो पकड़ते हैं, फिर शॉपकीपर्स होते हैं वो पकड़ते हैं, शॉपकीपर्स फिर जब बेचते हैं तो इतनी महंगी चीज़ें क्यों बिक्री होती हैं, और कितने परसेंट मार्जिन आड़ती का होता है, कितने परसेंट उसका होता है फड़िए का, और उसका क्या रोल होता है फड़िए का, ये सारा कुछ है बीच में ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें मैंने प्रेजेंटेशन भी दी हुई है, तो प्राइस के ऊपर, तो ये भी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा मैं आपसे कि सर्कल किस तरीके से होता है। प्राइस को जब तक आप बेसिक जड़ से नहीं पकड़ते, आपकी जितने भी छापड़ों पे अटैक कर लें, शॉप्स पे अटैक कर लें, उन पे अटैक से मुराद उनको चेक कर लें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप उस पर बेसिक चीज़ों को, उसकी एक तो डिमांड एंड सप्लाई का है, दूसरा मंडी के अंदर किस तरीके से आप उसको रेगुलेट करते हैं, वो भी चीज़, ऑक्शन किस तरीके से होती है, किस किस टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ। तो उसके अंदर एक्ट में कौन कौन सी सजाएं दी हुई हैं, जुर्माने आप कितने कर सकते हैं, फाइन कितने कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप किसी को जेल भेजना हो वो किस तरह, उसका क्या तरीकाकार है। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल एक्ट उस चीज़ को डील करता है बेसिकली, वायलेशंस, फाइन्स, पनिशमेंट्स। ठीक है जी, इन चीज़ों को डील करता होता है आपका प्राइस कंट्रोल एक्ट, क्योंकि आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी साथ में होंगे, होम डिपार्टमेंट से आपके ऑर्डर होंगे जैसे ही आप एसडीओ भर्ती होंगे। उसके बाद आपकी बारी आ जाती है जी आपकी प्राइस कंट्रोल भी हो गया, होर्डिंग की। अब ये जो एंटी होर्डिंग एक्ट बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे लोग ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर लेते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ब्लैक में बेचते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे आप देखें खाद है, आप फर्टिलाइज़र मिल्स पे, आप आड़तियों के ऊपर क्रैक डाउन करते हैं जब शॉर्टेज होती है, जिसने जिसने होर्डिंग की होती है। इसी तरीके से शुगर मिल है, तो शुगर मिल माफिया, मेजॉरिटी आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, शुगर मिल, शुगर कार्टलर्स, ये वो सारा कुछ। जब चीनी की प्राइसेस आजकल बढ़ी हुई हैं, तो शुगर मार्केट के अंदर कमी हो जाती है, तो उसको किस तरीके से आपने देखना है, ये सारा कुछ आपने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है होर्डिंग के अंदर। होर्डिंग में आपके पास इतना बड़ा स्कोप है आपको अपने मुल्क की खिदमत करने का, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है जी, तो ये होर्डिंग एक्ट इन चीज़ों को डील करता है। उसकी फिर अलग से सजाएं हैं, पनिशमेंट्स हैं, एफआईआर्स हैं, सारा कुछ है। ये सारा कुछ 5 पीरा के शेड्यूल लॉज। अब हम आते हैं पीरा के जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो हमारा है ना, क्या कहते हैं, ऐसे के इसके बाद डिस्कस करूंगा। इसी के अंदर एक तो जीपीपी है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, प्लस पब्लिक एड है। अब ये जो आपकी पब्लिक ऐड है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आपने सोचना ये है कि पब्लिक ऐड के अंदर हम पब्लिक ऐड को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, पब्लिक ऐड का सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक है जी, और पब्लिक ऐड को पब्लिक ऐड सीसस एंड हाउ इट विल बी रेलिवेंट, क्योंकि ये सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड होगा। जीपीपी भी है, गवर्निंग एंड पब्लिक पॉलिसी, ये भी सारे का सारा, ये भी सारे का सारा जो है वो आपका ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इसमें जो सबसे पहले है वो आपका गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर उसके बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं, जैसे गवर्नेंस का ओरिजिन क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्नेंस की क्या होती हैं। इसमें पार्टिसिपेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, इक्विटी है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है, सारा कुछ। ये बोर्ड आज ब्लर है, कल ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने डिस्प्यूट, उसके बाद ये बेसिक चीज़ें जीपीपी के लिए, ये मैं आपको सारी की सारी पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज के अंदर इसकी थेरीज हैं, कि इसमें कम्यूनिटेरियनिज्म क्या होता है, डिसेंटर्ड थेरी क्या है, लिबरेशन सोशलिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशनिज्म, मार्क्सिज्म, न्यूलिबरलिज्म क्या है, रेशनल चॉइस थेरी क्या है, और आपकी जो रेगुलेशन थेरी है वो क्या है। ये आपका जीपीपी के अंदर कवर हो जाएगा। सेम इसी के बाद जीपीपी का जो अगला है वो गवर्नेंस इंडिकेटर्स है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने दिए हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
और गवर्नमेंट की वॉइस, लोगों की उसमें एब्सेंस ऑफ वायलेंस कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है, रूल ऑफ लॉ कितना है। फिर पब्लिक पॉलिसी और प्लानिंग इंस्टीट्यूशन, उनका इफेक्टिव रोल किस तरह का है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी किस तरह काम करता है, कैबिनेट डिवीजन किस तरह काम करती है, आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट किस तरह काम करती है, लेजिस्लेशन किस तरीके से काम होती है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है। ठीक है, ये सारा कुछ ये गवर्नेंस से रिलेटेड है ना। ठीक है जी, इसको आप गवर्नेंस को इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं, लोगों तक अपनी एक्सेस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं, ये सारा जीपीपी के अंदर आ जाता है। उसकी प्लानिंग किस तरीके से होती है, स्ट्रेटजी किस तरीके से होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बजट है, बजट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। बजट हर महकमे से उसकी डिमांड लेता है कि भाई आपकी कितनी डिमांड है, वो डिमांड देखी जाती है एचआर के ऊपर। डेवलपमेंट का बजट अलग होता है, नॉन डेवलपमेंट का अलग होता है। ठीक है, जब ये बजट बनता है तो उससे पहले बहुत सारी डेलिब्रेशंस होती हैं, हर महकमा अपने इकट्ठे देता है कि मेरा इतना, फिर उस पर कट लगता है, फिर एफडी फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को तैयार करके फिर वो बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है। तो ये सारा कुछ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास सारा पैसा होता है मुल्क का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, लोकल लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, जो आपका आर्टिकल 140A है लोक आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो आपने लोकल गवर्नमेंट को देखा होगा, लोकल गवर्नमेंट हर सूबे ने 1 साल के अंदर अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने करवाने होते हैं। तो वो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होंगे वो किस तरीके से होंगे, लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की हिस्ट्री क्या है, अयूब के दौर में बीडी सिस्टम क्या था, जिया के दौर का क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, मुशर्रफ का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था 2002, अभी जो 2022 का चल रहा है इसमें फ़र्क क्या है, 2013 में भी दिया गया था, अभी एक और पास शायद कल परसों किया गया या शायद होने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा लोकल गवर्नमेंट का। तो इसमें ये सारा कुछ है। इसी के बाद पब्लिक पॉलिसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हेल्थ और एजुकेशन है। अब हेल्थ है तो उसकी क्वालिटी उसमें देखी जाती है, उसकी एक्सेस देखी जाती है। ठीक है, हेल्थ के एक्सेस, BHUs, RHCs, मोबाइल वैन्स, मोबाइल ये जो आपकी हेल्थ सर्विसेज यूनिट्स हैं, वो सारा कुछ एक एक चीज़, यानी कि आपने हर बंदे को इंश्योर किस तरीके करना है, अच्छी इफेक्टिव गवर्नेंस किस तरीके से करनी है आपने। आप लोग चूंकि पीरा के अंदर आ जाएंगे तो आप भी गवर्नेंस का बड़ा बोझ होगा। अकाउंटेबिलिटी के फिर अलग मैकेनिज्म्स हैं, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है, इसकी लेगेसी क्या है। ठीक है जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से फॉर्मुलेट की जाती है, पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। व्हेनेवर यू मेक अ पब्लिक पॉलिसी, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करते हैं, बजाय यहाँ पे क्या होता है, कमरे में बैठ के डिसीजन हो रहे होते हैं, ना कोई स्टेक होल्डर से पूछा, ना कुछ ना कुछ। छोटी सी मैं एक मिसाल दे दूँ, लाहौर का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये भी हुआ हुआ है, लाहौर के अंदर जानवरों की हवेलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपने कल को इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करना है। अब लाहौर पूरा म्यूनसिपल लॉज के अंदर अर्बन डिक्लेयर आपने कर दिया, जबकि आप लाहौर में दूध की भी आपने पूरी करनी है, खुराक बाकी चीज़ें भी होंगी, सारा कुछ पूरा करना है। ठीक है ना, तो आपने वो हवेलियों का सोचा ही नहीं कि वो हवेलियाँ किधर जाएंगी, आपने उनको किस तरह रेगुलेट करना है। अब हम हवेलियों में ऑपरेशन करने जाते हैं, वो बेचारे किधर जाएं। ठीक है जी, यानी कि उनको एक सेफ एग्जिट आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस वक्त नहीं सोची सोची जाती, बाद में सोची जाती हैं, स्टेक होल्डर्स को नहीं इकट्ठे किया जा रहा होता। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस तरीके से होती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से, इंप्लीमेंटेशन के आर्म्स आप होंगे, आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, AC DC और आप, DC ने आपको ऑर्डर करना है, AC ने आपको कहना है। आप जाएंगे फील्ड में जनाब, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करवा देंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। लॉ है ना, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना होता है आपने, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है। तो इम्प्लीमेंटेशन पे इसलिए पब्लिक पॉलिसी का रोल फोकस्ड है, GPP का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये हो गया, पॉलिटिकल उसकी अलायंस, ब्यूरोक्रेसी काम किस तरीके से करती है। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी, उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, करप्शन को ख़त्म करने की क्या रेमेडीज़ हैं, करप्शन किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं आप, ये गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है। उसके बाद आपकी पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको पढ़ा दी, पब्लिक एनालिसिस वगैरह ये वो सारा कुछ, ये सारा कुछ आपकी, ये आपका जाता है इसके अंदर, GPP के अंदर। फिर पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन और फिर मल्टी लेवल गवर्नेंस आ जाती है पाकिस्तान के अंदर। मल्टी लेवल गवर्नेंस क्या है, अब प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो किस तरीके काम करता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आपकी जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, वो किस तरीके से काम करती है, जुडिशरी किस तरीके से काम करती है, कैबिनेट किस तरीके से काम करती है, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। तो ब्यूरोक्रेसी एक टूल है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन टूल है। तो ये सारा कुछ आपको GPP के अंदर आप पढ़ते हुए नजर आएंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको गवर्नर का दफ्तर क्या काम करता है, फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट क्या करती है, असेंबलीज क्या कर रही होती हैं। ठीक है जी, और फेडरलिज्म और डेवोल्यूशन और सेंट्रलाइजेशन का क्या कंसेप्ट होता है, सब्सिडीज क्यों दी जाती हैं, सिटीजन का क्या रोल होता है, फिर गुड गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस किस तरीके से इंश्योर की जाती है, ये सारा कुछ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा।
पिरा के उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर सिलेबस के अंदर आता है तो, और होप्स हो कि ये होगा। उसके बाद आ जाती है जी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आप लोगों को, आपने लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये देखना है कि जी आपने अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल किस तरीके से रखना है। ठीक है जी, आपने जनाब वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पहले तो इसकी क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी थियरीज कौन कौन सी हैं, पब्लिक कल्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का, फेडरल लेवल पे क्या है, प्रोविंशियल लेवल पे क्या है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे क्या है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो प्रोविंशियल लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं और फेडरल के अंदर मिनिस्ट्रीज होती हैं। अब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट को हेड करता है उसका सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होता है? पीएमएस सीएसएस ऑफिसर होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। पैस का अफसर होगा, पीएमएस का अफसर होगा। ठीक है, यही सेक्रेटरीज, इनके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे सेक्शन अफसर, सेक्शन अफसर फिर अगेन पीएमएस ऑफिसर। ये पूरी हिरार्की है। ये सेक्रेटरीट में किस तरीके से काम करते हैं, फिर हर डिपार्टमेंट की अपनी फील्ड होती है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का सेक्रेटरीट अलग होगा, जिसमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्रेटरीट में बैठे होंगे, इनके नीचे फील्ड होगी, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। ठीक है जी, ये सारे के सारे लोग होंगे। ठीक है ना, इसी तरह से ये सारे के सारे। तो ये आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद ये इस पब्लिक एड के अंदर, देन उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या है पाकिस्तान के अंदर, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन किस तरह का है, फेडरल लेवल का और प्रोविंशियल लेवल का। ठीक है जी, सीसीआई आपको पढ़ा होगा आपने, जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जब भी सूबों का आपस में कोई भी जमा तफरीक होती है, नफा नुकसान होता है, तो वो सीसीआई कॉल कर लेते हैं, और उसमें बैठ के सारे सीसीआई के मेंबर्स हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है, बनी हुई बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी हुई है, वो अलग है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। पब्लिक पॉलिसी क्या है, प्लानिंग किस तरीके से होती है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं तो आखिरी स्टेप होता है इवैल्यूएशन। एक चीज़ आपने करवा दी, उसने उसको इवैल्यूएट करना है कि इसमें फ्लॉज क्या क्या थे, इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरह से होती है, फॉर्मुलेशन जब करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से जो आपका पब्लिक एड है, उसके अंदर फर्दर हमने जो इसमें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी क्या समझ लें कि वो क्या होते हैं। ये सारा कुछ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस किस तरीके से, उनके चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं एचआरएम के। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पाकिस्तान का जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग क्या होती है, मैनेजमेंट चेंज क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है। फिर पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है वो, उसका सारा फॉर्मेट, उसका सारा स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट का सारा सेटअप इसके अंदर पढ़ेंगे। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल को मैं पढ़ाऊंगा कि उसका कंसेप्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, सारा कुछ। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट क्या होती है, एंड हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट आर इंटरलिंक्ड। देखें, जब तक आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, यार आप ये सोचें गांव के लेवल पे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। लेट्स सपोज आप गांव के आज से मैंने आपको बना दिया यूसी का चेयरमैन। अब आपने देखना है और आपके पास इम्पावर्ड है। अब आपने, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऊपर सूबा है, प्रोविंस, ऊपर ऊपर वफाक है, वफाक के नीचे प्रोविंस है, प्रोविंस के नीचे डिवीजन है, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील, तहसील के नीचे यूनियन काउंसिल। बस यूनियन काउंसिल का सिस्टम ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। बाहर के मुल्कों में जहाँ काउंटीज बनी हुई हैं। अब यूनियन काउंसिल का सिस्टम क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा, उसकी रीजन ये है कि यूनियन काउंसिल के अंदर एक सेक्रेटरी बिठाया हुआ है जिसका काम है डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बना के देना, मैरिज हॉल्स, ये वो सारा कुछ पाकिस्तान में। आप यूनियन काउंसिल को आपने स्ट्रेंथन ही नहीं किया। होना क्या चाहिए था, यूसी लेवल के ऊपर आपका डाटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। पुराने दौरों में आपके इलाके में कौन नया बंदा रह रहा है, आपके स्कूलों की इनरोलमेंट कितनी है, आपके स्कूलों में मेल बच्चा कितना है, फीमेल कितना है, आउट ऑफ स्कूल बच्चा कितना है, किसके कितने बच्चे हैं, अपनी यूसी के अंदर आपके कितने गांव हैं, किसके कितने बच्चे हैं, किसका क्या कारोबार है, कौन गरीब है कौन अमीर है। ये सारा डाटा आपको यूसी लेवल पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद पोलियो के कतरे कितनों को पिलाए गए, कितनों को वैक्सीन लगाई गई, कब कब लगाई गई, वैक्सीनेटर कौन कौन है, ये सारी हिस्ट्री। क्राइम है तो क्राइम की सूरत हाल यूनियन काउंसिल के अंदर। ठीक है जी, ये पूरा मैंने मॉडल खुद से बनाया था यूनियन काउंसिल मॉडल का। ठीक है जी, कि अगर अगर आपने क्राइम को देखना है तो आप इजीली देख सकते हैं कि यार आपके फिलहाल थाने का क्या क्राइम है, फिलहाल यूसी के अंदर कत्ल ज्यादा हो रहा है,
डकैती ज़्यादा हो रही है, चोरी ज़्यादा हो रही है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्या चोरी हो, ट्रेंड आपने देखना होता है क्राइम का, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ज़मीनें देख सकते हैं, वहाँ पे क्या ट्रेंड है, पैदावार कितनी है, क्या-क्या चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर में जानवरों को टीके लग गए हैं कि नहीं लगे टाइम पे, वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई, वहाँ पे आप तो यूसी को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट फिर आप यूसी लेवल पे लेकर आएँ, किस गली, किस मोहल्ले की कौन-सी गली टूटी हुई है, कहाँ पे क्या सीन है, पानी के फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स कितने लगे हुए हैं। तो आप इफ़ेक्टिव गवर्नेंस तभी कर सकते हैं जब आपके यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद हो, उसको मैं पढ़ाऊँगा आपको, फिर या आप दूसरे पे आपका इफ़ेक्टिव यूसी सिस्टम हो। पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव यूसी सिस्टम ही कोई नहीं है। तो ये देखें ये चीज़। इसके बाद ये मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दी और ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ा दी। इनको डिस्कस कर लिया मैंने, पढ़ाऊँगा आपको पेपर के अंदर, टॉपिक जब हम शुरू करें क्लासेस। उसके बाद अब मैं आता हूँ एसे की तरफ, कि जो इंग्लिश एसे है, वो आपका किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। इंग्लिश एसे में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है जी? और उसमें होगा क्या-क्या। 100 नंबर का पेपर है आजकल, पीपीएससी उसी पे फ़ोकस कर रही है। सबसे पहले यार लोगों को जो वन पेपर वाले होते हैं, उनको सबसे पहला प्रॉब्लम इंग्लिश एसे का आता है। ये बोर्ड आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, कल से आपको ये बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं टैब पे भी पढ़ा रहा होता हूँ, टैबलेट के ऊपर ज़्यादा मुझे इस आसानी से पढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पे लिख रहा होता हूँ हर चीज़ साथ-साथ। ऐसे है क्या बेसिकली, ठीक है जी। अब आपको इंग्लिश एसे की तरफ मैं आऊँगा। इंग्लिश एसे लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे होता क्या है, ऐसे पढ़ते किस तरह से हैं ऐसे और ऐसे के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली एक ओपिनियन होती है राइटर की, ठीक है जी। और आपको बताया जाता है कि जी आपने आपका जो क्या कहते हैं इवन सीएसएस का आप ऐसे खोल लें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एग्ज़ामिनर आपसे आपकी ओपिनियन माँगता है। 10 टॉपिक्स उसने दिए होते हैं और आपको एक टॉपिक पे कहता है कि आप उस पे लिखें। उस एक टॉपिक के अंदर आपसे जो चीज़ें ऐसे के पेपर में वो माँग रहा होता है, वो ये कहता है कि आपने एक आउटलाइन बनानी है कम्प्रिहेंसिव 2500 से 3000 वर्ड्स वो आपसे डिमांड कर रहा होता है। मेयरली मेयर 25 से 3000 वर्ड्स। उसके बाद वो 2500 से 3000 वर्ड्स के अंदर इंग्लिश ऐसे में आपको कहता है कि भई आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस देने हैं, आपने एक्सपोज़िशन भी यूज़ करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन भी यूज़ करनी है, आर्गुमेंटेशन भी यूज़ करनी है, नरेशन भी यूज़ करनी है। और फिर वो आपसे कहता है कि उसमें ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो, ऑर्गेनाइज़्ड भी हो, क्लैरिटी भी हो, कांसेप्ट कांसेप्ट के साथ और यूनिटी भी हो, रेलेवेंसी भी हो। रेलेवेंस, क्लैरिटी, रेलेवेंसी, यूनिटी। यूनिटी क्या है? लेट्स सपोज़ मैंने आउटलाइन के अंदर एक पॉइंट लिखा कि जी इलिटरेसी जो है ये बेसिक रीज़न है पाकिस्तान के अंदर पुअर गवर्नेंस की या फिर आप डेमोक्रेसी की जो एक ना आने की जो या डेमोक्रेसी को वीक करने की बेसिक वजह ये भी है कि इलिटरेसी है। तो इसका मतलब मेरा जो पूरा का पूरा 6 से 8 सेंटेंसेस का पैराग्राफ होगा वो इसी के गिर्द रहेगा, ये यूनिटी। रेलेवेंस क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे पॉइंट्स बताता हूँ आपको। वो ये आपसे डिमांड कर रहा होता है एग्ज़ामिनर ऐसे के अंदर कि भई डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज़ को यूज़ करें। उसके बाद आप एक्सपोज़िशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन 4 चीज़ें। ये मैं आपको एक-एक करके पढ़ाऊँगा आपको कि वो होती क्या-क्या हैं। उसके बाद आपको टॉपिक्स दे देगा 5, 6, 10 टॉपिक दे देगा पेपर में। आपको एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, वो 2500 से 3000 वर्ड्स आप उसमें लिखेंगे। अब जब 2500 से 3000 वर्ड्स लिखेंगे तो ऐसे में फर्दर वो आपसे क्या बोलेगा कि भईजान आपने अपनी ओपिनियन लिखनी है और आपने बेसिकली 2500 से 3000 वर्ड्स का एक एसे आपने लिख देना है। टेक्निकल राइटिंग आपने लिखनी होती है। एसे में बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट्स में क्या-क्या हो जाता है? सबसे पहली बात एसे के मैं टाइप्स आपको बता दूँगा कि एक्सपोजिटरी एसेस क्या होते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं, ठीक है जी? उसके बाद कुछ ऐसे भी एसेस होते हैं जिनमें जो सीधे-सीधे होते हैं, रीज़न कॉज़ इम्पैक्ट्स वाले हैं। वो आपसे पूछ लेगा इसके इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस बताओ, इसके फ़ायदे नुकसानात बताएँ। इस तरह के भी एसेस सीधे-सीधे भी आपको ऐसे दे देगा। वो भी मैं आपको बता दूँगा। साथ में ग्रामर आपकी इंग्लिश जीके के अंदर ही बेहतर हो जाएगी। जो ऐसे के अंदर मेन चीज़ आएगी वो रीडिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करनी है। पहले ऐसे के मैं स्ट्रक्चर को के ऊपर बात कर लूँ। जो ऐसे का यार स्ट्रक्चर है ना उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर के 20 नंबर होते हैं, 20 नंबर ग्रामर के होते हैं, 20 नंबर कंटेंट के होते हैं, 20 नंबर एक्सप्रेशन के होते हैं और एक्सप्रेशन के बाद एंड पे जो चीज़ आती है आपकी ऐसे की वो आते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है? ये 20-20 नंबर के 100 नंबर के ये इस तरीके से इकट्ठे ये 5 चीज़ें आपके एसे के अंदर वो देखता होता है। क्या उसका स्ट्रक्चर ठीक है तो उसके आपको 20 नंबर दे देगा। हाँ, वो ये देखेगा कि अच्छा स्ट्रक्चर के बाद आपका ग्रामर आपकी ठीक है, कंटेंट आपका ठीक है, आपका एक्सप्रेशन ठीक है, आपकी आपका जो एक्सप्रेशन है उसके बाद आपका जो आर्गुमेंट है वो ठीक है, तो ये आपको 100 नंबर फिर दे देगा। फिर एसे का एक तरीकाकार ये होता है कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर आपने ओवरऑल एसे की अरेंजमेंट्स देखनी होती हैं, सेंटेंसेस की, पैराग्राफ्स की एसे के अंदर
कि आप उसका एक ही सिंक्रोनाइजेशन के अंदर चले। रिदम हो ना, म्यूजिक का एक रिदम जिस तरह होता है, हर चीज़ का एक रिदम होता है, तो ऐसे का भी एक रिदम होता है। ठीक है ना, तो वो उसमें रेलिवेंसी काउंट होती है, उसमें कोहेरेंस काउंट होती है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें, क्लैरिटी काउंट होती है, आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, इसी तरीके से आप जब बारी आती है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे के स्ट्रक्चर पे मैंने सबसे पहले बात की कि ऐसे का स्ट्रक्चर पे 20 नंबर होते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर में पहली चीज़ आपकी आउटलाइन होती है। आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, आउटलाइन 90% केसेस में आपका एग्जामिनर आउटलाइन पढ़ के आपको या पास कर देता है या फेल कर देता है। पास का मतलब वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि मैंने आगे ऐसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, 90% केसेस में। 20 उसके बाद 10% केसेस में वो अंदर खोल के थोड़ा सा पढ़ता है। तो ये आपकी आउटलाइन जो है ना, ये बहुत रोल प्ले करती है। आउटलाइन बनाते किस तरीके से हैं, आउटलाइन के अंदर जो अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो सब उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए जो आप उनके नीचे केस इन पॉइंट्स देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, वो आप किस तरीके से दे सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा ऐसे जब हम शुरू करेंगे। उसके बाद आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन आपका आ गया, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आ गया, फिर ट्रांजिशन आ गई और फिर कंक्लूजन आ गया। ये 5 चीज़ें मेजर चीज़ें होती हैं आपके स्ट्रक्चर के अंदर, जो चीज़ें वो देखता है। आउटलाइन आपने बना दी, 2.5 पेजेस की, 3 पेजेस की आपने आउटलाइन बना देनी है। ठीक है जी, 18 से 20 टोटल पैराग्राफ्स होने चाहिए पूरे ऐसे में। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिला के 20 पैराग्राफ्स बहुत होते हैं। ठीक है जी, वो मैं आपको बताऊंगा ऐसे लिखते किस तरह से हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते किस तरीके से हैं। ये साथ साथ जीके की क्लास भी होगी, आपको ऐसे की भी साथ साथ मिल मिल जाएंगी क्लासेस। तो ये मैं आपको आउटलाइन पढ़ा दूंगा। आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट आपने किस तरीके से देनी है, वो किस तरीके से, फिर इंट्रोडक्शन आपने किस तरीके से लिखना है। इंट्रोडक्शन पूरे ऐसे की समरी होती है, उसको इंट्रोड्यूस आपने करवाना है, एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, एक्सप्लेन करके फिर आपने रेलिवेंस शो करा के आपने पूरे ऐसे को एक यूं पूजे में बंद करके अपने इंट्रोडक्शन लिख देना है, आधे से ज़्यादा थोड़े से पेज का। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से आपका बॉडी पैराग्राफ्स, वो बीच वाले पैराग्राफ्स सारे के सारे जो आप आउटलाइन में जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारी ऐसे की बॉडी होती है। बॉडी के बाद आपका तीसरे नंबर पे ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स होते हैं। ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स में ये होता है कि लेट्स सपोज पहले अगर मैं किसी चीज़ के अगर मैं कॉजेज लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज, तो कॉजेज लिखते लिखते मैं लिखूंगा फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, या लिखूंगा कि जी क्या कहते हैं ये करके, फिर एकदम से। अब ये जो फर्स्टली के बाद सेकेंडली वाला पैराग्राफ है, ये सेकेंडली जब मैं लिखूंगा तो मुझे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये दूसरी रीजन लिख रहा है दूसरे पैराग्राफ में। अगर दूसरे पैराग्राफ में मैं सेकेंडली नहीं लिखता, या इन एडिशन टू, या फर्दर मोर, या इस तरह के चीज़ें नहीं लिखता, इस तरह के कनेक्टर्स नहीं लिखता, उसको समझ ही नहीं आएगी। तो ट्रांजिशन आनी चाहिए आपके ऐसे के अंदर। अगर आप 5 उसके कॉजेज लिख रहे हैं किसी चीज़ की, तो 5 ऐसी लिखें जो जो बाकी लोग उसमें ना लिख सकते हो। उन कुछ चीज़ों को इस तरह से करके लिखें आप, वो मैं आपको सारा बता दूंगा। आज मैं सिर्फ खाली स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगा हूँ क्योंकि आपको मेनली हल्की सी चीज़ें पता हूँ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स के बाद कंक्लूजन आपके पास आ गया। कंक्लूजन में ये होता है कि आपका जो जो आउटलाइन है 5% होनी चाहिए, इंट्रो 10% होना चाहिए। 15% हो गया, 5% आउटलाइन, 10% इंट्रोडक्शन, 75%, 75% आपकी बॉडी होनी चाहिए। और बॉडी के बाद आपकी जो जो कंक्लूजन है वो भी आपका आपका 10% वो होना चाहिए। तो 25% ये, 75% बॉडी मैटर करती है। और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के 5%, 10% इंट्रोडक्शन, 10% कंक्लूजन, 5% आउटलाइन, 75% आपकी बॉडी। तो ये पूरे का पूरा आपका इंग्लिश ऐसे, ये उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाता है कि आउटलाइन के अंदर क्या क्या होना चाहिए। आउटलाइन में एक ओवरव्यू होता है पूरे ऐसे का, और एक कंप्रिहेंसिव आप इमेज दे रहे होते हैं। आप उसको मुख्तलिफ हेडिंग्स और सेक्शन में डिवाइड करते होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और सब आर्ग्यूमेंट्स दे देते होते हैं आप उसको। तो ये एक आउटलाइन का फॉर्मेट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आउटलाइन पढ़ाते किस तरीके से हैं, बनाते किस तरीके से हैं, आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ के आउटलाइन आपने बनानी है, सोर्सेज आपके क्या क्या होने चाहिए जीके में पढ़ने के लिए, जैसे इपरी है, जिना इंस्टीट्यूट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, मार्गला पेपर्स। ठीक है जी, उसके बाद ग्रीन बुक है। यहाँ से आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, किन किन के पढ़ने हैं, हसन अस्करी रिजवी को पढ़ें, जफर नवाज जसपाल, मलिया लोधी, आप के नियाज मुर्तज़ा बहुत अच्छा लिखता है, जाहिद हुसैन बहुत अच्छा लिखते हैं, इन लोगों को पढ़ें। ठीक है ना, उसके बाद आप मुख्तलिफ ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई, यहाँ से रिसर्च पेपर डाउनलोड करके उनको पढ़ना है आपने। मैं भी कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप कम से कम 15 एसेज अटेम्प्ट करें। ठीक है, 15 की आउटलाइन बना लें, 7 8 10 एसेज लिख लें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं
इसी तरीके से आपका आउटलाइन मैंने बता दी, ये पेपर के अंदर मैं डिस्कस फर्दर करूंगा। फिर इनके अंदर जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, बॉडी असल होता है एक पैराग्राफ, ठीक है ना। आपने एक पैराग्राफ लिखना किस तरीके से है, अब एक पैराग्राफ जब आप एक लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको कोई एक टॉपिक आ जाता है, ठीक है जी, और लेट्स सपोज पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक्सट्रीमिज्म क्यों है, ठीक है जी, लेट्स सपोज ये आपके पास एक एवं ही कोई छोटा सा ऐसे मैं डिस्कस कर लूँ। अब एक्सट्रीमिज्म की बुनियादी वजह क्या हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखें एक्सट्रीमिज्म की बुनियादी वजह क्या है, सेक्टेरियनिज्म है। अब मैं इसी सेक्टेरियनिज्म के ऊपर एक लिख दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि मुख्तलिफ सेक्ट्स वजूद में हैं, आए हुए हैं शुरू से ही हैं, सेक्टेरियनिज्म के ही ऊपर मैं 6 से 8 सेंटेंसेस लिखूंगा। हर सेंटेंस की एक ओपनिंग थीसिस, एक ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, जिसको टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। उसी टॉपिक सेंटेंस को फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेक्टेरियनिज्म इज द मेन रीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एंड सेक्टेरियनिज्म क्या है ये आप फिर फर्दर लिखेंगे। व्हाट इज सेक्टेरियनिज्म, ये व्हाट इज नहीं लिखेंगे लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर फर्दर, ठीक है। कि दो सेक्ट्स हैं, दोनों के डिफरेंट अकायद हैं, और दोनों एक दूसरे के अकायद से नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। वो नफरत जो है, हेट्रेड का जो एलिमेंट है, वो उनको, उनके जो जज्बात हैं उनको वो प्रोवोकेट करता है, उनको इंसाइट करता है, फ्यूल करता है। और वो चीज़, उसको जब ये मुंह से बोल के उसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है जी, और अपने 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 अकीदे को ठीक और दूसरे के अकीदे को गलत कहते हैं, तो फिर यहाँ से सिक्रेटिज्म फैलती है। ये आप उसी ऐसे के अंदर नेक्स्ट, पहले पैराग्राफ में ये लिख दिया, पहले सेंटेंस में, दूसरे में उसको एक्सप्लेन कर दिया, तीसरे में उसकी फिर एग्जांपल्स देना शुरू कर दी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अपने तगड़े दें। फिर आप उसी को जो एग्जांपल दें, उसके बाद फिर आपको फर्दर मजीद आपको एक्सप्लेन करके उसी को रेलिवेंट बनाना होता है। उसी में कोई कोटेशन, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई रिपोर्ट, किसी चीज़ का हवाला देना होता है। उसके बाद फिर आपने उसको कंक्लूड करना होता है। कंक्लूड भी आपने ऐसे करना होता है कि आपका जो आखिरी टेंस है एक ही पैराग्राफ का, बेसिकली ना ऐसे है मेनली, मैं तो समझता हूँ पैराग्राफ राइटिंग। कंटेंट आपके पास होना चाहिए, कंटेंट में आपको पढ़ाऊंगा। कंटेंट के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये होती है कि एक अगर पैराग्राफ मैं भी आपसे पूछूं ना, व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन पीरा, हम्म, तो ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। इस पे आपको कहूं कि 10 सेंटेंस मुझे लिख के दें, तो ये एक सेंटेंस होगा, ये एक पूरे का पूरा पैराग्राफ होगा। उसमें 6 से 8 सेंटेंसेस होते हैं, 8 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ आप मुझे लिख के दे भेजें। फिर उसी के अंदर, उसी में देखें कितनी रेलिवेंस है, कितनी कनेक्टिविटी है, कितनी कोहेरेंस है, कितनी आपकी जो है वो एक्सपोजिटरी है, कितनी आपकी आर्गुमेंटेशन है उसके अंदर, ठीक है, कितने आपने मुख्तलिफ फॉर्म्स के डिस्कोर्सेज यूज़ किए हुए हैं। तो वो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि एक पैराग्राफ को आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो उसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, आप उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, ये सारा कुछ। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी आ जाती है इसमें टॉपिक सेंटेंस को, उसके बाद आपने उसको डेवलप किस तरीके से करना है, उसके साथ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से देने हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस के बाद उसमें कोहेरेंस किस तरीके की होनी चाहिए, यूनिटी किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैटर करती है वो होनी चाहिए, और उसके बाद उसका कंक्लूजन होना चाहिए। तो कोई भी जब ये पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें, मेन चीज़ें होनी चाहिए। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश ऐसे, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसे में 2-3 बैचेस को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको इंग्लिश ऐसे का। तो इससे आपकी सारी चीज़ें मेनली क्लियर हो जाएंगी, आपकी तमाम की तमाम। तो ये इंग्लिश ऐसे है। फिलहाल जो पीरा का जो सिलेबस अभी चूँकि अपलोड अभी होना है, तो इसमें मज़ीद चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें अगर कोई और भी चीज़ ऐड होती है, ग्रामर लेट्स सपोज ऐड होती है, लेट्स सपोज प्रेसी ऐड हो गई, या कंपोजिशन ऐड होगी, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा, प्रेसी भी और कंपोजिशन भी, ठीक है जी। तो this was all from my side. If you have any query you can ask please. दूसरा मुझे ये बताएं कि जी जी, जीके के साथ साथ मैं ऐसे को चलाऊंगा ताकि आपको, ऐसे मेन चीज़ यही है, और आप लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जी,
एसडीओ का प्रमोशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आप उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। ठीक है, तो प्रमोशन स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। इसका पेपर अभी तो आपका सिलेबस अभी अनाउंस होना है, और इसके पेपर टू आफ्टर 2 मंथ्स एक्सपेक्टेड है। आप ये देखेंगे 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें भर्तियां करके रिजल्ट जारी कर देना है। एकेडमिक मार्क्स कोई नहीं काउंट होने। मैंने एकेडमी बंद करवा दी है। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो मैं पूछ लें। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। लेक्चर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। और जिस दिन अगर कोई लेक्चर नहीं भी होता, लेट सपोज मैं आज बिजी हूँ, मैं लेक्चर नहीं ले सका, तो उसी दिन जो मैंने पढ़ाना होता है वो आपको मैंने लेक्चर सारे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। उन सब की रिकॉर्डिंग एक साथ लेना चाहें वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अपना एलएमएस खुद से बनवाया हुआ है, डिज़ाइन करवाया हुआ है। और उसके अलावा आपको अगर उसी दिन मैं लेट सपोज कभी कभार बंदा नहीं दे पाता, मेरी कोशिश होती है लाइव लेक्चर्स में सारा दिन रोज़ दूं। लेकिन अगर कभी दिन वीक में एक आध दिन हो जाता है इस तरह, बंदा मीटिंग में होता है या नहीं दे पाता, तो उस वक्त मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको भेज दिया करूंगा। ठीक है, तो आपके पास वो घर पे बैठ के सुकून से आप सुन सकेंगे। नहीं नहीं, मैं इसी तरह से आपका देखें, आपका जो जिस दिन जीके होगा ना, जीके के आपको मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी दूंगा। और साथ साथ में आपको ये ऐसे भी पढ़ा दूंगा। ऐसे पढ़ाना, एक्ट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी साथ साथ मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दूंगा। रिकॉर्डिंग लेक्चर से क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। रिकॉर्डिंग लेक्चर से आप इजीली चीज़ों को कवर कर सकेंगे। यार हिस्ट्री, दाउ इट इज़ नॉट रेलिवेंट। लेकिन यार देखें, मैं अगर आपको हिस्ट्री ना पढ़ाऊँ तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनती चीज़ों की, आपकी कोहेरेंस नहीं बनती चीज़ों की। आपको चीज़ों का पता ही नहीं चल सकेगा कि भाई वो पेपर में वो क्या पूछेगा आपसे, आप पढ़ेंगे क्या, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल। यस, ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल। लोकल एसडीओ, एसडीओ। अगर मेरे पास एडी लोकल गवर्नमेंट और एसडी होता तो मैं एसडीओ के पास सीट पे अप्लाई करता। ओ भाई, बहुत पावरफुल पोस्ट है यार, आप क्या क्या समझ रहे हैं इस चीज को। आपने सब डिपार्टमेंट्स कल को आपको बोलेंगे कि भाई ये मेहरबानी करें, हमें करवा दें, हमारी हेल्प करवा दें। फोर्स है ना यार पूरी की पूरी आपके पास। एफआईआर की पावर है आपके पास। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट आप हैं, आपके सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग, और क्या चाहिए आपको। भाई ऐसे है जैसे आपको सीएसएस और पीएमएस नहीं देना पड़ रहा, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑफिसर्स बन रहे हैं। बस इतनी मैं बात करूंगा। यू गाइस आर वेरी वेरी लकी। 60 डेज में पॉसिबल नहीं है, बट आई विल मेक इट पॉसिबल। आई नो हाउ टू मेक थिंग्स पॉसिबल एंड वर्केबल। देखें, वुमेन कोटा पे अगर एक भी सीट हो तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या पता वो आप निकल आए। जी, इसमें आप ना उधर ही जाएं, एसडीओ की तरफ जाएं। सिफारिश कोई नहीं होती भाई, ये बात ध्यान में रख लें, नो सिफारिश। कोई सिफारिश नहीं चलती। कोई आपकी बंदा अगर आपको कहे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस तरीके से, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल नहीं हेल्प कर सकता। ना इस तरह का कोई सिस्टम है मौजूद। तो इसका आप जहन से निकाल दें, ये इस तरफ जाए ना। सरशार आप, कैन यू प्लीज शेयर। सरशार मैंने आपका जवाब दे दिया है। आसान। ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। नहीं, यू शुड फोकस ऑन दिस जॉब। एडमन का नंबर दिया हुआ है 0300, मेरे ख्याल से 2827 968। तो 2827 968 पे आप कांटेक्ट करके आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो ले सकते हैं आप। बाकी आई होप आई हैव ट्राई टू डिलीवर। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया आज कि हम पढ़ेंगे क्या क्या और किस किस तरीके से पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स फिर भी आपके पास अवेलेबल होगा, कोई भी सवाल जवाब फिर भी पूछना हो, एडमन आपके पास है। कल से इंशाल्लाह हमारी पहली रेगुलर क्लास होगी।
और अमीना कल तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन करके रख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और कोई भी सवाल हो तो आप एडमन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। उर्दू ऐसे, उर्दू ऐसे नहीं होगा। मैं उर्दू जीके में आपको उर्दू करवा दूंगा ना, उर्दू ऐसे नहीं होगा इसमें। और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसी या कंप्रीहेंशन नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। ऐसे के लिए अलग सेशन में नहीं करवाऊंगा, इसी का पार्ट होगा ऐसे। सबके नोट्स, नोट्स तो है नहीं मेरे पास। जो आप पढ़ेंगे वही होंगे, लेकिन क्लासेस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जी जी, ईओ आईओ की भी तैयारी हो रही है साथ साथ। हो जाएगा कोर्स कवर भाई, हो जाएगा, आप टेंशन ही ना लें। रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको डेली हमने दो दो तीन तीन देनी देनी है। उसके बाद आपको वो पढ़ाने हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखें इस वक्त भी आपको यू नीड टू स्टडी 6 to 8 आवर्स फॉर दिस जॉब। इतनी बड़ी जॉब है यार, अल्लाह ताला आपको दे रहा है, तो आप 6 8 घंटे पढ़ के निकाल के पढ़ लें, क्या जाता है आपका। मेहनत, मेहनत से कुछ, देखें मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हासिल होगा। मैं यार, मैंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मैं बहुत हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने लाइफ में। मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम पे हूँ। इज़्ज़त कमाई है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, और इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने दी है। सीएम साहिबा को, मतलब एक ट्रस्ट था कि वो, उनको जब पीरा की इनाग्रेशन थी तो आई प्रेजेंटेड, मुझे मौका मिला, मैंने पूरा मॉडल प्रेजेंट किया। हमारे इन्फॉर्मेशन, मेरे जो ऑफिसर्स थे, बॉस, उनका ट्रस्ट भी था। तो देखें आप मेहनत करें, आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। आप बढ़ चढ़ के मेहनत लें, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बंदा आपको इस तरह की बात करता है कि मैं आपका पेपर या पास या एलपी, इस तरह की नथिंग, उस पर बिल्कुल बिलीव ना करें। कोई ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम मौजूद है ही नहीं। सिस्टम है, सिस्टम टोटली फेयर ट्रांसपेरेंट मेरिट को प्रेफर करता है। गरीब का बच्चा, आज ईओ जाके देखें आप। मुझे रात मेरे दफ्तर के अंदर 2 ईओज आए। मैं कल रात भी ऑफिस रहा हूँ 12 बजे तक। ठीक है, संडे का दिन था। उनमें से एक ने, ईओ ने बोला, सर मैं ना इससे पहले, ईओ भर्ती होने से पहले मैं उबर चलाता होता था, बाइक पे, उबर बाइक किया। मुझे उसको देख के बड़ी खुशी हुई, मैंने उसको अपने साथ घुमाया। 2 ईओ थे, लड़के दोनों अच्छे थे। और मैंने उनको घुमाया, रात में ऑपरेशन था छोटा सा, वो किया। फिर उनको मैं, चौंग में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो चौंग तक उनको मैं खुद ड्रॉप करके आया। मेरे मेरे स्टेशन पे भी पोस्टर नहीं थे ना, मैं जानता था। ठीक है ना। वो सिर्फ उनकी इस मेहनत की वजह से। अगर वो बंदे ईओ बन सकते हैं यार, सिस्टम बहुत फेयर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप लोग छोड़ दें, मेहनत करें बस। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, और अपनी मेहनत करें, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करें बस। जी रिप्लाई कर दिए। पीएडी, हिना बच्चे, आप एडमन से रब्ता कर लें, मैंने बताया 0300 2827 969। करंट अफेयर्स बिल्कुल करवाऊंगा, उसके बगैर तो जीके होते नहीं है। फिजिकल टेस्ट इसके लिए कोई नहीं होना चाहिए, ना होगा, मेरा नहीं ख्याल। जॉब के साथ भी हो जाती है तैयारी यार, रात में टाइम दें, मेहनत करें। भाई मेहनत के आगे कुछ नहीं है, मेहनत आपको ऊपर ले जाती है बहुत ज़्यादा। नंबर बता तो दिया है बच्चे आपको एडमन का, 0300 2827 968। बिल्कुल जीरो से, मैं हर हर बच्चों को जीरो से ही तैयारी करवाता होता हूँ। मेरी क्लास में बच्चे वो आते हैं जो जीरो से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। यार आपके सामने है ना सक्सेस स्टोरीज। बाकी आप छोड़ दें, वो जीरो से आते हैं। 100 से ऊपर तो मेरा सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है, हर जगह पे मिल जाता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, जिधर जाता हूँ स्टूडेंट मिल जाते हैं। इधर मेरी पोस्टिंग है, इधर भी मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स। और बताएं, मुझे मिलने आ गए कि सर हम आपके स्टूडेंट रहे हैं फिलहाल बैच के। तो ये उनकी मेहनत है ना, मुझे तो पता भी नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बताते ही नहीं है, मैं तो फेसबुक पे लगाता रहता हूँ। जो मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं एडमिन को आते हैं, वो आपके सामने पड़े होते हैं स्क्रीनशॉट, जाएं देखें आपको मिल जाएंगे। इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैं अब तक, एक पूरा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ट्रस्ट है स्टूडेंट्स का। और जिस तरीके से मैं इतनी डिटेल तैयारी करवाता हूँ, कोई नहीं करवाता। दे डोंट बोदर, वो पहले 10 15 लेक्चर लेके भाग जाते हैं। खैर यार, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे वापस जाना है दफ्तर, तो निकलना है मुझे। सुबह का मैं उधर था, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई भी चीज़ हो आप एडमन से पूछें। ऐसे की वैल्यूएशन मैं कर लूँगा, बिल्कुल करूँगा मैं ऐसे की वैल्यूएशन। थैंक यू दानियाल।
हिजाब इंशाल्लाह। रीडिंग सोर्स फॉर व्हाट? रीडिंग सोर्स इपरी वो जी, जो आप ऐसे जब आप पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको शुरू में बता दूंगा कौन कौन सोर्सेज हैं, किस किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एस डी ओ बेस्ट ऑप्शन। ओ भाई, गौर लोग एवं कहते रहते हैं, मुझे आज तक बताएं कितनी गवर्नमेंटें चेंज हुई हैं। गवर्नमेंटें भले भले मर्जी चेंज हों, लेकिन लेकिन आपका ये डिपार्टमेंट्स वैसे के वैसे रहते हैं, एवं मारते रहते हैं लोग। जी। बस हम बचे। ओके ओके। कोई गवर्नमेंट नहीं चेंज हो रही, ना कोई इस तरह का कोई सीन बनना है भाई। देखें, ये ब्यूरोक्रेसी का इदारा है, ठीक है, पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के एसीडीसी इसके बगैर किस तरह, मतलब उन्होंने तो बनाया है कि हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, वो कैसे इसको खत्म करेंगे? एक तरफ तहसीलदार होता और एक तरफ एसडीओ पीरा, तो मैं एसडीओ पीरा को प्रेफर करता। सारा कुछ आपको सेशन के शुरू में बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। यस यस, एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड। आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम भी हैं, क्यों नहीं कर सकते यार? हैव जस्ट हैव फेथ भाई, जस्ट हैव फेथ। ऐसे भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने प्लान ही इस तरह बनाया हुआ है आप लोगों का। स्क्रीनिंग के फौरन बाद पेपर्स हो जाएंगे, हफ्ते बाद। जी, पीरा एसटीओ का पेपर सेम डे नहीं होगा। यस, 2 मंथ्स सर इनफ। 2 मंथ्स में 10-10 घंटे पढ़े, 8-8 घंटे पढ़े, देखें कैसे जाता है। 6-6 घंटे भी पढ़ लेना तो बहुत बड़ी बात है यार। लेकिन उस टोन से पढ़ें कि आपकी आउटपुट हो, सोशल मीडिया यूज करके ना 6 घंटे ज़ाय करें। अभी सिलेबस आपका डिफाइन होगा, सारा कुछ होगा, अभी आ जाएगा सारा कुछ आपको। बिल्कुल कर सकते हैं इकरा। इजाज ऐसे ना पीएमएस की तरह का होगा, लेकिन थोड़ा सा शायद उसमें स्टैंडर्ड इतना वो हाई तो होगा, लेकिन इतना हाई मुझे नहीं लगता। एसडीओ भाई, एसडीओ जो मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं खुद एसडीओ हूँ ना इस वक्त, तो मैं आपको इस सूरत हाल में बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, एफबीआर इंस्पेक्टर के पास सिर्फ आप कंपैरिजन करें ना, आपके पास क्या है? आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, राइट? जाके टैक्स चेक कर सकते हैं सर। इसमें आपके पास सारा कुछ है पीरा में। एट अ टाइम आप कितने काम एक साथ कर सकते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल, कितनी है आपके पास? बहुत बहुत अच्छी खासी है, अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कोई भी सवाल रह गए हूँ तो माजरत, एडमन से पूछ लें। एडमन को फॉरवर्ड कर दें, वो मुझसे पूछ लेंगी, या फिर क्लासेस जब शुरू होंगी उसमें मैं आपके सारे आंसर्स का जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, 2 घंटे से आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है, तो इंशाल्लाह विल सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।